हेलो बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाई, लाइव क्लासेस चल रही थी फिजिकल एजुकेशन की। अब मैं लेके आया हूं आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास, जिसको आप तेज स्पीड में भी देख सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है समझने में, हम 1.5x स्पीड पे नहीं देख पा रहे, 1.25x स्पीड पे नहीं देख पा रहे। सो एज अ रिजल्ट मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके आया हूं आप लोगों के लिए, बची हुई 2 यूनिट्स के, ताकि आप उसको अपनी स्पीड के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कवर अप कर सके। नाउ सबसे पहले ये जो चैप्टर है कंपटीशन एंड टूर्नामेंट, काफी बढ़िया चैप्टर है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, और दिक्कत आती है बेसिकली फिक्सचर्स ड्रॉ करने में। सो जो अलग अलग टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट और अलग अलग टाइप के टूर्नामेंट, तो उन टूर्नामेंट्स में बेसिकली किस तरीके से फिक्सचर्स हमको प्रोड्यूस करने हैं, अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स है तो फिक्सचर कैसे बनेंगे, ऑड नंबर ऑफ टीम्स है फिक्सचर कैसे बनेंगे, ये सारी दिक्कतें बहुत ज्यादा है बच्चों के बीच में। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए ये लेक्चर पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, और अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है इस काम को करने के लिए। चलिए भाई, सो बेसिकली टूर्नामेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, टूर्नामेंट्स का मतलब क्या होता है। सो मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट बेसिकली जब पहले के जमाने में स्पोर्ट्स खेले जाते थे, तो जो स्पोर्ट्स खेले जाते थे उसमें कोई रूल नहीं होता था, कोई रेगुलेशंस नहीं होते थे। माइट विंस द गेम, इस तरीके से माना जाता था कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास अकल है, बस वही गेम जीतेगा, ताकत से गेम जीता जा सकता है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब गेम्स को, स्पोर्ट्स को धीरे धीरे सिविलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए किसी भी स्पोर्ट को खेलने के लिए, किसी भी गेम के लिए। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, इनको फॉलो करके ही आप कोई स्पोर्ट्स में ये डिसाइड करते थे कि किसने ये स्पोर्ट्स जीता या किसने ये स्पोर्ट्स हारा। सो बेसिकली टूर्नामेंट्स रखे जाते हैं बिटवीन वेरियस टीम्स जो कंपीट करती हैं एक पर्टिकुलर इवेंट में, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, एक पर्टिकुलर गेम में, एंड देन वहां से हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कौन सी टीम जीती और कौन सी बाकी सारी टीम्स हारी। सो टूर्नामेंट बेसिकली आप समझ लीजिए कंपटीशन है जो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का खेला जा रहा है बिटवीन वेरियस टीम्स, और उसमें से एक टीम comes out to be a winner of the tournament, इसी को हम टूर्नामेंट कहते हैं। टूर्नामेंट कराने से बहुत फायदे होते हैं। एक तो नेशनल इंटीग्रेशन होता है, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन होता है, लोग एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, गेम के लिए आपस में साथ में आते हैं। टूर्नामेंट से जो गेम का, स्पोर्ट का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपको टूर्नामेंट में जीतना पड़ेगा या जीतना चाहिए, उसके लिए आपको अपने टूर्नामेंट का लेवल, अपने कंपटीशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप जीतोगे, वरना नहीं जीतोगे। सो टूर्नामेंट की हेल्प से हम कोई भी कंपटीशन, कोई भी गेम, कोई भी स्पोर्ट्स का लेवल बढ़ाते हैं, साथ ही साथ जो उनके प्लेयर्स हैं उनका भी लेवल बढ़ाते हैं, उनको भी और कुछ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टूर्नामेंट से ब्रदरहुड की एक भावना आती है, एथिक्स के बारे में पता चलता है, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट डेवलप होती है प्लेयर्स के अंदर। ये सारी चीजें टूर्नामेंट में आप लिख सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, क्या इंपॉर्टेंस होती है टूर्नामेंट की, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दी। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, स्पोर्ट्स के स्किल्स डेवलप होते हैं थ्रू टूर्नामेंट्स, राइट। प्रोपोगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रोपोगेट कराने में भी टूर्नामेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है। सो अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो भाई बहुत सारी टीम्स आती हैं, उस समय प्रोपोगेंडा किया जाता है, एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं, वर्ल्ड कप को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शोकेस किया जाता है कि बहुत ज्यादा राइवलरी है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, और उस तरीके से एक स्पोर्टिंग इवेंट क्रिएट किया जाता है। हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, सो प्लेयर्स को भी, अच्छे प्लेयर्स कौन से हैं, बुरे प्लेयर्स कौन से हैं, अच्छे प्लेयर्स की क्या क्या स्किल्स हैं, ये सारी चीजें भी निकल के आती हैं थ्रू टूर्नामेंट। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, तो सोशल क्वालिटीज में वही स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट हो गई, ब्रदरहुड वाली फीलिंग हो गई, रिस्पेक्ट हो गया, टीम वर्क हो गया, ये सारी वैल्यूज जो है ये प्लेयर्स के अंदर थ्रू टूर्नामेंट्स आती हैं। देन सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, सो जो लोग भी स्पेक्टेटर्स बन के उस टूर्नामेंट को देखते हैं, चाहे घर पे बैठ के, टीवी पे, मोबाइल पे, या फिर एज एन ऑडियंस जो स्टेडियम में जाती है, तो उनका भी एक बहुत अच्छा मनोरंजन होता है, उनके अंदर भी एक
देशभक्ति की फीलिंग आती है, एक फीलिंग आती है यूनाइटेड होने की, और उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है, उनका जो टेंशन होता है, वो भी कम होता है आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट, राइट। तो ये इसके सारे इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझने हैं। इसके बाद कौन कौन से टाइप्स के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो देखो टूर्नामेंट्स के जो टाइप्स आपके बुक में मेंशन्ड है, आपके सिलेबस में है, उसमें 4 टूर्नामेंट्स हैं। एक है नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा है लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, तीसरा है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और चौथा है चैलेंज टूर्नामेंट। नाउ इन सारे टूर्नामेंट्स में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, सो नॉकआउट टूर्नामेंट में बेसिकली एक एक मैच होता है बिटवीन वेरियस टीम्स। तो अगर मान लो एक कोई कंपटीशन है जिसमें 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हर 2 टीम के बीच में एक कंपटीशन होगा, और नॉकआउट टूर्नामेंट में बस एक टीम को एक बार ही खेलने को मिलता है। अगर वो हारी तो वो सीरीज से, टूर्नामेंट से बाहर, अगर वो जीती तो वो नेक्स्ट राउंड ऑफ नॉकआउट में जाएगी। अगेन नेक्स्ट राउंड में 2 विनिंग टीम्स जाएंगी, और 2 विनिंग टीम्स में फिर से एक मैच होगा। उन दोनों में से जो भी हारती है वो बाहर हो जाएगी, जो जीतती है दैट मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। ये होता है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट। सो मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट अ टीम व्हिच इज वंस डिफीटेड ऑटोमेटिकली गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, राइट। इसके बाद मेरिट्स क्या होते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के, तो अगर मेरिट्स की बात की जाए तो नॉकआउट टूर्नामेंट बहुत कम एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि एक टीम जो हार गई उसको घर जाना है, उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं होता है। ये बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो समय बहुत कम लगता है। ऐसा नहीं होता कि 4-4, 5-5 मैच खेले जा रहे हैं, बस जो टीम हारती जा रही है वो बाहर होती जा रही है, जो जीतती जा रही है वो नेक्स्ट राउंड में जा रही है। तो दिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट इज हेल्पफुल इन एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स बिकॉज ईच टीम ट्राइज टू प्रेजेंट द बेस्ट परफॉर्मेंस टू अवॉइड द डिफीट। तो इससे हर टीम का बेस्ट बाहर आता है, क्योंकि अगर आप बेस्ट नहीं खेल रहे हो तो आप डिफीट हो जाओगे और आप एलिमिनेट हो जाओगे, आप पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। कम टाइम लगता है, जैसा कि मैंने बताया, मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स। तो लोग कम लगते हैं, पैसा कम लगता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, और जल्दी सारे गेम्स का निर्णय आ जाता है, डिसीजन आ जाता है। ये सारे पॉजिटिव्स हैं, मेरिट्स हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के। इसके बाद हम बात करेंगे डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स क्या है, तो डीमेरिट्स ये हैं कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत 2 अच्छी टीम्स का पहले मैच हो गया, उनमें से एक टीम पहले ही एलिमिनेट हो गई, और 2 बेकार टीम्स का नॉकआउट हुआ, उनमें से बेकार टीम आगे आ गई। तो कभी कभी ये होता है कि अच्छी टीम्स ऐसे नॉकआउट टूर्नामेंट्स में कभी कभी बाहर हो जाती हैं पूरे टूर्नामेंट के बिकॉज ऑफ लक फैक्टर। तो अच्छी टीम जिसको आगे जाना चाहिए वो कभी कभी बाहर हो जाती है, दैट इज द डीमेरिट। देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ वीक टीम्स टू एंटर इनटू द फाइनल राउंड। तो फाइनल राउंड में भी ये हो सकता है कि वीक टीम भाई गलती से जीतते हुए फाइनल राउंड तक पहुंच जाए, और फिर फाइनल राउंड देखने में मजा नहीं आता है अगर दोनों टीम्स टॉप नॉच ना हो, तो उससे फाइनल का भी मजा खराब हो जाता है। जब पता है कि एक टीम बहुत अच्छी है, एक टीम बेकार है, तो पता ही है भाई अच्छी वाली टीम जीतेगी, बेकार वाली टीम हार जाएगी, तो उसमें देखने में कुछ ऐसा खास मजा नहीं आता है, ठीक है। सो इनफ इंटरेस्ट इन द फाइनल मैच, हो सकता है वो लूज कर जाए स्पेक्टेटर्स। दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट। तो अगर n नंबर ऑफ टीम्स है हमारे टूर्नामेंट में, n नंबर ऑफ टीम्स है अगर हमारे टूर्नामेंट में, तो नंबर ऑफ मैचेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू n-1। फॉर एग्जांपल अगर हमारे टूर्नामेंट में 8 टीम्स हैं तो नंबर ऑफ मैचेस यहां से कितने हो जाएंगे, सो नंबर ऑफ मैचेस यहां से हो जाएंगे 8-1 दैट इज इक्वल्स टू 7। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टीम्स हैं, लेट्स से 11, तो नंबर ऑफ मैचेस यहां से हो जाएंगे 11-1 दैट इज 10। तो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, रूल रिमेन्स द सेम, द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम विच इज n-1। अब फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास, लेट्स से अगर हम 8 टीम्स के बीच में मैच कराना चाहते हैं थ्रू नॉकआउट टूर्नामेंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारी टीम्स के नाम हमने लिख लिए। तो ये लेट्स से ये टीम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 8 टीम्स हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, 8 टीम्स के बैलेट्स तैयार करते हैं, पर्चियां तैयार करते हैं, उन पर्चियों को डालते हैं, उन पर्चियों में से एक पर्ची उठाते हैं। तो जो फर्स्ट पर्ची निकली उसमें फर्स्ट टीम आ जाएगी, लेट्स से टीम ए। सेकेंड पर्ची निकली उसमें दूसरी टीम आ गई, लेट्स से ई। इसी तरीके से बी सी डी एफ जी एच। सो 8 की 8 टीम्स हमने इस तरीके से लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं हमारे पास तो हम क्या करते हैं, अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं एंड दैट टू वो 2
2 के पावर में आती हैं। जैसे 8 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 की पावर 3 में आता है, राइट। 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है। तो अगर 2 की पावर में हमारी टीम्स आ रही हैं तो हम डायरेक्टली नंबर्स को लिखेंगे, पर्चियां उठाएंगे और जो पर्ची पे जिस नंबर पे टीम आ रही है उसको लिख लिया। पहला मैच फर्स्ट और सेकंड टीम के साथ, तो जो फर्स्ट राउंड होगा हमारा वो फर्स्ट और सेकंड, ए और ई के बीच में, फिर बी और सी के बीच में, डी और एफ के बीच में, जी और एच के बीच में। अब इन दोनों में से लेट्स से फर्स्ट राउंड में जीती ए, यहां से जीती बी, यहां से जीती डी, यहां से जीती एच, कोई भी जीत सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये फर्स्ट राउंड हो गया। इसके बाद सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे, इसके बाद सेकंड राउंड में इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और इन दोनों के बीच में मैच होगा। अब इन दोनों में से लेट्स से यहां ए जीता, यहां पे डी जीता, तो ये सेकंड राउंड हो गया। थर्ड राउंड में जो फाइनल राउंड रहेगा इसमें ए और डी के बीच में मैच होगा, जो फाइनल मैच होगा जिसमें ए विनर हो गया टूर्नामेंट का। तो कैसे पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ राउंड्स तक हम जा रहे हैं, यह पता चलता है बाय 2 की पावर करके। सो लेट्स से अगर हमारे पास टोटल 8 टीम्स हैं तो ये 8 टीम्स 2 की पावर 3 के बराबर होती है, तो 3 राउंड तक जाएंगे। अगर हमारे पास 16 टीम्स होती तो 16 टीम इज 2 की पावर 4, तो यहां पे टोटल 4 राउंड्स तक हमारे मैचेस जाएंगे। 4 राउंड्स ऑफ कंपटीशन टूर्नामेंट होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 तक जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे तो वो n-1 से दिया जाएगा, 8-1 दैट इज 7। अब यहां पे देखिए 7 मैचेस हो रहे हैं, एक मैच ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, तो 7 मैचेस यहां से आपको समझ में आ रहे हैं, हो गए। ठीक, इस तरीके से हम नंबर ऑफ मैचेस निकालते हैं इन नॉकआउट टूर्नामेंट। नाउ नंबर ऑफ राउंड्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट, तो नंबर ऑफ राउंड्स के बारे में मैंने आपको बताया। अगर 2 की पावर में के फॉर्म में नंबर ऑफ टीम्स है, 2 की पावर के फॉर्म में मतलब 2 की पावर 3 दैट इज 8, 2 की पावर 4 दैट इज 16, 2 की पावर 5 दैट इज 32, 2 की पावर 6 दैट इज 64। अगर इस तरीके से टीम्स हैं तो हम लोग डायरेक्टली उन टीम्स के नंबर्स को लिख लेंगे, उसके बाद पर्ची निकालेंगे और उनके बीच में मैचेस कंडक्ट कर देंगे नॉर्मल तरीके से। लेकिन अगर नंबर ऑफ टीम्स 2 की पावर के फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, कुछ और है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ टीम्स हमारी 11 है तो 11 में कितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 2 की पावर्स लिखते हैं जो 11 के नियरेस्ट हो, 11 से कम और 11 से ज्यादा। सो 11 से कम क्या होता है 2 की पावर 3 दैट इज 8 और 11 से ज्यादा क्या होता है 2 की पावर 4 दैट इज 16। ठीक, सो दिस इज 2 की पावर 3, दिस इज 2 की पावर 4। अब ये जो 11 है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक, इसमें से जो बड़ी वाली पावर है, जो बड़ा वाला नंबर है, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ राउंड्स। तो अगर हमारे पास टोटल 11 टीम्स हैं तो हमारे नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, हमारे नंबर ऑफ राउंड्स होंगे 4 के बराबर। किसके बराबर होंगे, 4 के बराबर होंगे। ठीक, पहली ये चीज। If the number of participating team is not in the power of 2, the number of rounds will be based on the next highest power of 2. Suppose there are 10 teams, the next highest power is 16, तो 4 राउंड होंगे। If the number of teams is 19, then the number of rounds will be, अगर 19 है तो कितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर 19 टीम्स है तो कितने नंबर ऑफ राउंड्स तक जाएगा हमारा ये टूर्नामेंट, लिख के जरूर बताइएगा। इसके बाद नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर, अगर हमारे पास बहुत सारी टीम्स हैं, अगर हमारे पास थोड़ी सी टीम्स है, लेट्स से 10-20 टीम्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। एक ऊपर वाले हाफ को कहते हैं अपर हाफ, नीचे वाले हाफ को कहते हैं लोअर हाफ। ठीक है, और अगर उससे ज्यादा टीम्स हो जाए तो उन हाफ को भी हम क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, तो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड हो जाता है। टोटल जितनी नंबर ऑफ टीम्स है उनको हम 4 क्वार्टर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर होगी आपको। सो इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज लेस, द टीम्स आर डिवाइडेड इनटू अपर हाफ एंड लोअर हाफ। On the other hand, if the number of teams is more, teams are divided into upper and lower half, and these halves are further divided into 2 parts. It means that the upper half has 2 quarters, first quarter, second quarter, the lower half has 2 quarters, third quarter and फोर्थ क्वार्टर। इस तरीके से हम चीजों को डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ टीम्स को क्वार्टर्स के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ। अब यहां पे एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। चीज क्या है कि अगर नंबर ऑफ टीम्स आपकी 2 की पावर के फॉर्म में दिया है तो बहुत आसानी से आपने
बैलेट के थ्रू, बेसिकली पर्चियों के थ्रू आपने टीम्स के नाम लिखे और उनके बीच में कंपटीशन करा दिया, बहुत इजी है। बट अगर नंबर ऑफ टीम्स 2 की पावर के फॉर्म में नहीं है, देन इन दैट केस हम क्या करते हैं, कुछ टीम्स को बाइज दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बाइज। बाइज का मतलब क्या होता है? सो बाइज का मतलब ये होता है बेसिकली कि कुछ टीमों को फर्स्ट राउंड में खेलने की जरूरत ही नहीं होती है, जिनको बाय मिल जाता है और वो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में कंपटीशन में एंटर करते हैं। मतलब जिन टीम्स को बायज मिल जाएगा वो टीम फर्स्ट राउंड में कंपीट नहीं करेंगी, दे विल डायरेक्टली एंटर इनटू द सेकेंड राउंड। दिस इज नोन एज बायज। ठीक, अब ये बायज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझने वाली यहां पे बात है। ठीक, सो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बाइज। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हमारे पास टोटल टीम्स किसी कंपटीशन में लेट्स से है 19, हमको यहां से निकालने हैं नंबर ऑफ बाइज। तो नंबर ऑफ बाइज हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स। अब नंबर ऑफ राउंड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट करने के लिए हमको वही 2 की पावर समथिंग समथिंग निकालना पड़ेगा। सो 2 की पावर 4 अगर किया जाए तो ये 16 के बराबर होता है। 19 इसके बीच में आया है, ठीक है, 16 के बाद आता है। और 19 के बाद क्या आता है? 2 की पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू 32। तो यहां से अगर आप देखें तो नंबर ऑफ राउंड्स यहां पे कितने होंगे? नंबर ऑफ राउंड्स होंगे 5 के बराबर, क्योंकि 19 के बाद 2 की पावर 5 आता है दैट इज 32। ठीक, सो नंबर ऑफ राउंड्स यहां पे कितने हो गए? नंबर ऑफ राउंड्स हो गए 5। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइज, तो नंबर ऑफ बाइज यहां से कितने आ जाएंगे? सो दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 5, मतलब जो नेक्स्ट नंबर ऑफ राउंड से जो 2 की पावर जो नेक्स्ट 19 के बाद आ रही है विच इज 32, इसमें से हम 19 को माइनस करेंगे तो जो भी हमारे नंबर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ बाइज। दैट मींस आउट ऑफ 19 टीम्स 13 टीम्स विल बी गिवन बाइज इन द फर्स्ट राउंड। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, राइट? अब ये बाइज कैसे देते हैं, कैसे हम फिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, ये बोर्ड में पूछा जा सकता है, आ सकता है आपके बोर्ड में। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 11 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। अगर 11 टीम का फिक्सचर निकालना है नॉकआउट बेसिस पे तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 में हमने निकाला नंबर ऑफ मैचेस यहां पे कितने होंगे। नंबर ऑफ मैचेस जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको बोर्ड्स में दिखाना है। सो नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n इज 11, सो 11 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 10। सो 11 टीमें हैं, 10 मैचेस होंगे, n माइनस 1 ये निकाला। इसके बाद सेकेंड पॉइंट नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड्स होंगे ये भी हमको निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ राउंड्स किससे निकालते हैं? सो नंबर ऑफ राउंड्स निकालते हैं 2 की पावर करके। सो 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 इज 16। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये 16 के बराबर, ये 8 के बराबर, 11 इन दोनों के बीच में आता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है 2 की पावर 4। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ राउंड्स विल बी देयर? 4 राउंड्स विल बी देयर। ठीक, अब आपने नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लिए। इसके बाद आप निकालिए नंबर ऑफ बाइज। नंबर ऑफ बाइज आप तब निकालेंगे जब नंबर ऑफ टीम 2 की पावर के फॉर्म में ना हो। जैसे 11 इज नॉट 2 की पावर समथिंग, तो यहां पे आपको नंबर ऑफ बाइज भी निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बाइज कैसे हो जाएगा? 2 की पावर 4 होता है 16 के बराबर, इसमें से 11 माइनस कीजिए तो आपको पता चल गया कितने बाइज आ गए आपके पास, 5 बाइज आ गए, राइट? अब ये 5 बाइज आने के बाद आप क्या करोगे? फिक्सचर में आपको पूरी की पूरी जितनी भी 11 टीम्स हैं इनको 2 पार्ट्स में, अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करोगे। अब अपर हाफ और लोअर हाफ का भी एक फॉर्मूला होता है। सो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ will be equal to number of teams in upper half. upper half में कितनी number of teams होंगी? So this is given by n plus 1 by 2. 11 plus 1 by 2 अगर आप करेंगे तो ये हो गया 12 by 2 that is 6 teams. तो 6 teams हो गई upper half में। इसके बाद number of teams in lower half अगर हमको निकालना है, so number of teams in lower half this will be equal to n minus 1 by 2 that is equals to 5।
तो अपर हाफ में एक ज्यादा टीम आएगी और लोअर हाफ में एक कम टीम आएगी। इस तरीके से आपको बेसिक चीज समझनी है। तो अगर हम 11 टीम्स का टोटल फिक्सचर बना रहे हैं तो 6 टीम्स हो गई जो ऊपर अपर हाफ में आ रही हैं और 5 टीम्स हो गई जो नीचे लोअर हाफ में आ रही है। 11 टीम्स का सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, हो सकता है आईएससी में इस बार पूछ लिया जाए, क्योंकि आईएससी वाले सीबीएसई की कॉपी करते हैं, कॉपी कर रहे हैं, हो सकता है फिजिकल एजुकेशन में भी कॉपी हो जाए। राइट नाउ इसके बाद फिक्सचर कैसे बनाएंगे, अब हमने इस तरीके से निकाल लिया। ठीक, इसमें हम एक और चीज भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ बायज इन अपर हाफ एंड नंबर ऑफ बायज इन लोअर हाफ भी निकाल सकते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ बायज कितने आ गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बायज आ गए हमारे पास 5। ठीक, अब नंबर ऑफ बायज इन अपर हाफ, सो नंबर ऑफ बायज इन अपर हाफ is given by NB minus 1 by 2। NB बोले तो नंबर ऑफ बाइज, तो टोटल नंबर ऑफ बाइज कितने हैं हमारे पास 5, तो 5 minus 1 4 by 2 करेंगे तो कितने आ गए 2 के बराबर। सो नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ कितने आ गए 2। नाउ नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ अगर निकालें, इन लोअर हाफ, तो ये लोअर हाफ इससे एक ज्यादा होगा, सो इसका फॉर्मूला होता है NB plus 1 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब दोनों को काउंट कर लीजिए, 3 + 2 करेंगे तो 5 आ गए, मतलब 2 बाइज मिलेंगे अपर हाफ में और 3 बाइज मिलेंगे लोअर हाफ में। ये फॉर्मूले आपको बेसिकली याद कर लेने हैं, नहीं याद करने तो भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन जब आप पेपर में लिख के आओगे तो आपको ये फॉर्मूले लिखने ही पड़ेंगे, तो याद करना ही पड़ेगा। अब इसका फिक्सचर बनाते हैं, तो इतनी चीज आपने कहानी लिख दी, इसके बाद आपको इसका फिक्सचर प्रोड्यूस करना है। अब इसका फिक्सचर कैसे बनाएंगे, सो इसका फिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सारी टीम्स का नंबर लिख लिया। सो लेट्स से दिस इज टीम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, टोटल 11 टीम्स थी। अब इन 11 टीम्स में आप क्या करोगे, स्केल रूलर का यूज करके 6 के बाद आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया लाइन, यहां पे आपने लिखा अपर हाफ, दिस इज अपर हाफ, दिस इज लोअर हाफ, ये हो गया आपका लोअर हाफ। तो अपर हाफ और लोअर हाफ में आपने इसको डिवाइड किया, अपर हाफ में 6 टीमें, लोअर हाफ में 5 टीमें, आप फॉर्मूले से चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही है। अब नंबर ऑफ राउंड्स कितने थे यहाँ पे, सो नंबर ऑफ राउंड्स हमने जो निकाले थे वो निकाले थे कितने, नंबर ऑफ राउंड्स निकाले थे यहाँ पे 4, तो 4 राउंड्स यहाँ पे रहेंगे, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, तो हमने लिखा राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 एंड राउंड 4। ठीक, इस तरीके से हमने सारे राउंड्स भी लिख लिए, 4 राउंड्स आ गए। राइट, अब हमको यहां से फिक्सचर्स बनाने हैं। फिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, उन टीम्स को बाय देना है जो टीम्स हमारे टोटल, क्योंकि टोटल टीम 2 की पावर में नहीं है, तो हमको 5 टीमों को बाय देना है, जिसमें 2 ऊपर बाय आ रहे हैं और 3 नीचे बाय आ रहे हैं। तो हम बायस देना कैसे शुरू करते हैं, सो हम बाय देना शुरू करते हैं सबसे पहले लोअर हाफ की जो सबसे नीची वाली टीम है, लास्ट टीम है, उसको बाय देते हैं। तो यहां पे आपका आ गया फर्स्ट बाय। राइट, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद अपर हाफ की सबसे पहली टीम को सेकंड बाय जाएगा, तो इसको हमने दे दिया सेकंड बाय। इसके बाद लोअर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को हम देंगे थर्ड बाय, तो यहां से हो गया आपका थर्ड बाय। ठीक है, फिर अपर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को देंगे हम फोर्थ बाय, तो यहां से हो गया आपका फोर्थ बाय। ये चीज हम रिपीट करते रहेंगे, फिर से लोअर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम ऑलरेडी हो गई है, तो इसके ऊपर वाली टीम को मिल जाएगा फिफ्थ बाय। सो इस तरीके से हम बाय भरते हैं, फिर भरना होता है तो यहां भरते, फिर यहां भरते, फिर यहां भरते, फिर यहां भरते, इस तरीके से हम भरते चले जाएंगे। अब हमको टोटल पता था कि लोअर हाफ में 3 बाय आने चाहिए, 3 बाय आ गए, अपर हाफ में 2 बाय आने चाहिए, 2 बाय आ गए, आपने फॉर्मूले से चेक कर लिया, चीजें समझ में आ गई। राइट, अब क्या करना है भाई, अब हम क्या करते हैं, जो ये बाय वाली टीम है इनको डायरेक्टली सेकंड राउंड में उतार देते हैं। इनको डायरेक्टली हमने क्या किया, इनको डायरेक्टली हमने सेकंड राउंड में उतार दिया, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड में खेलते ही नहीं है। बाय का मतलब ही होता है कि फर्स्ट राउंड नहीं खेलना है, डायरेक्टली दे विल एंटर इनटू द सेकंड राउंड। राइट, नाउ
इसके बाद जो बची हुई टीम्स हैं जिनको बाय नहीं मिला, जिनको फर्स्ट राउंड खेलना पड़ेगा, उनके फर्स्ट राउंड में मैचेस करा दीजिए। तो इन दोनों के बीच में मैच कराया, इन दोनों के बीच में मैच कराया, इन दोनों के बीच में मैच कराया। अब जब दो टीम्स के बीच में मैच होगा तो एक कोई ना कोई टीम जीतेगी, जिसको जिताना चाहते हैं उसको जिता दीजिए। सो लेट्स से यहां से सेकंड टीम जीती, यहां से फोर्थ टीम जीती और यहां से एट्थ टीम जीती। आप 9 कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी नंबर लिख सकते हो। सो जरूरी नहीं जो बुक में नंबर लिखा है, जो मैंने लिखा वही लिखो, कोई भी लिख सकते हो दोनों में से, ठीक। नाउ सेकंड राउंड में अब क्या होगा, सेकंड राउंड में इसके बाद जब सेकंड राउंड होगा तो सेकंड राउंड में इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये वाली बाय वाली टीम है जो सेकंड राउंड में गई है और यहां से जो ये टीम 2 जीत के आई है, इन दोनों के बीच में मैच होगा। फिर फोर्थ टीम और ये वाला जो बाई वाली टीम है, इन दोनों के बीच में मैच होगा। फिर ये बाई वाली टीम और ये एट्थ वाली टीम, इन दोनों के बीच में होगा। और ये दोनों जो बाई से गई हैं, इन दोनों के बीच में मैचेस होंगे। तो टोटल मैचेस यहां से आ गए। अब एक को जिताना है, एक को जिता देते हैं। सो लेट्स से सेकंड टीम जीत गई, यहां से फोर्थ टीम जीत गई, यहां से एट्थ टीम जीत गई और यहां से 10th टीम जीत गई। ये सब आ गए सेकंड राउंड में। अब सेकंड राउंड के बाद नो कंफ्यूजन, नो दिक्कत, नो परेशानी, बस दो दो के बीच में मैच कराओ। इन दोनों के बीच में मैच कराया, सेकंड को जिताया। इन दोनों के बीच में मैच कराया, एट्थ को जिताया। फिर इन दोनों के बीच में फाइनल मैच होगा और इन दोनों में से सेकंड जो हो गई वो हमारी टूर्नामेंट की विनर बन गई। इस तरीके से हम पूरे के पूरे फिक्सचर्स प्रोड्यूस करेंगे फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट। क्या किया, दोबारा से एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मैचेस निकाले n-1 करके, फिर नंबर ऑफ राउंड्स निकाले जो आ गए 2 की पावर समझ के, फिर नंबर ऑफ बायज निकाले जो 16 - 11 करके निकाले, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ निकाला n+1/2, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ निकाला n-1/2, नंबर ऑफ बायज इन अपर हाफ nb-1/2, लोअर हाफ nb+1/2। यहां से हमने सारी चीजें निकाल ली। निकालने के बाद हमने फिक्सचर्स बनाए, तो हमने नंबर के हिसाब से डिवाइड किया। फिर अपर हाफ लोअर हाफ को डिवाइड किया, 6 टीम अपर हाफ में, 5 टीम लोअर हाफ में। फिर हमने नंबर ऑफ बायज देने शुरू किए। सबसे पहले लोअर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को फर्स्ट बाय दिया, फिर अपर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को सेकंड बाय दिया, फिर लोअर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को थर्ड बाय दिया और अपर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को फोर्थ बाय दिया, ठीक। उसके बाद लोअर हाफ की सबसे नीचे वाली सेकंड लास्ट को फिफ्थ बाय दिया। इस तरीके से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। नाउ इसके बाद हमने सारी टीम्स के 2-2 करके मैचेस कराए। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक जाना था, फोर्थ राउंड तक चला गया। इस तरीके से हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ बायज, नंबर ऑफ राउंड्स एंड टोटल फिक्सचर जो नॉकआउट टूर्नामेंट में बनता है वो हमने इस तरीके से यहां पे बना लिया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक। अब इसी को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 13 के लिए बना लो, 15 के लिए बना लो, 19 के लिए बना लो, बना के चेक कर लो कि आपका सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर सही बन रहा है मतलब आप सीख गए फिक्सचर बनाना फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट जहां पे नंबर ऑफ टीम्स 2 की पावर के फॉर्म में नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसको प्लीज कॉपी डाउन कर लीजिए। नाउ अगर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर हमारी नंबर ऑफ टीम्स कुछ ज्यादा हैं तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे फिक्सचर को पहले अपर हाफ लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे, फिर अपर हाफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसको हम Q1 Q2 कहेंगे और लोअर हाफ को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसको हम Q3 एंड Q4 कहेंगे। अब कैसे इसको करेंगे कन्वर्ट, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझिए क्वार्टर्स में किस तरीके से टीम्स को डिवाइड किया जाता है। सो अगर आपके पास नंबर ऑफ टीम्स जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 के फॉर्म में है, 4n के फॉर्म में है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर मैथमेटिक्स टीचर की तरह। सो 4 into n की वैल्यू लेट्स से 3 है, तो यानी 12 टीम्स है। तो अगर 12 टीम्स होंगी तो हम उनको क्वार्टर्स में कैसे करेंगे, पहले क्वार्टर में 3 टीम, दूसरे क्वार्टर में 3 टीम, तीसरे क्वार्टर में 3 टीम, चौथे क्वार्टर में 3 टीम, तो टोटल 12 टीम्स डिवाइड हो गई। अगर 16 टीम है तो हर क्वार्टर में 4-4 टीम्स। अगर 20 टीम्स हैं हर क्वार्टर में 5-5 टीम्स। इस तरीके से डिवाइड करेंगे। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ टीम्स हैं वो 4 की पावर n में नहीं है, ठीक। नंबर ऑफ टीम्स अब अगर हमारे 4 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, मतलब 4 के मल्टीपल्स के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्वार्टर में कैसे डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर ऑफ टीम्स दी होंगी उन नंबर ऑफ टीम्स को डिवाइड करेंगे बाय 4। 4 से डिवाइड करने के बाद यू विल गेट अ रिमाइंडर। आपको यहां पे क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। अब ये रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, सो ये रिमाइंडर हो सकता है 1 के बराबर, 2 के बराबर या 3 के बराबर। 4 के बराबर नहीं होगा, 4 के बराबर तो फिर से वो मल्टीपल ऑफ 4 हो ही जाएगा, ठीक। सो यहां पे नंबर ऑफ रिमाइंडर 1, 2, 3 आ सकता है। तो इन केस अगर कोई ऐसा नंबर जिसको 4 से डिवाइड करने पे 1 आया रिमाइंडर, जैसे फॉर एग्जांपल 13,
13 को 4 से डिवाइड करेंगे, एक रिमाइंडर आएगा। तो अब हम कैसे करेंगे, क्वार्टर में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? तो हम फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में पहले अगर 12 टीम्स होती तो हम एग्जांपल ले रहे हैं 13 का। अगर 12 टीम होती तो 3 टीम्स हर उसमें डिवाइड हो जाता। 13 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आ रहा है 3 के बराबर, तो हम फर्स्ट क्वार्टर में 3 टीम डालते हैं, फिर 3 टीम डालते हैं, फिर 3 टीम डालते हैं, फिर 3 टीम डालते हैं, इस तरह से डालते 12 टीम्स हो जाती है। लेकिन अगर 13 टीम है तो हम क्या करेंगे, तो जो एक एक्स्ट्रा टीम है उसको हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में ऐड कर देंगे। करेक्ट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हमारे पास टोटल 14 टीम्स हैं और इसको क्वार्टर में कैसे कन्वर्ट करते, तो 14 टीम्स का मतलब यहां पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। जब 2 रिमाइंडर आ रहा है मतलब पहले तो हम यही करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में 3 सबको मिलेगा। तो 3 टीम यहां, 3 टीम यहां, 3 टीम यहां, 3 टीम यहां। अब हमारे पास 2 रिमाइंडर आया है, तो अब हम क्या करेंगे, पहली टीम को फर्स्ट क्वार्टर में ऐड करेंगे और दूसरी टीम को सेकंड क्वार्टर में ऐड करेंगे। नाउ इफ देयर इज अ कंडीशन कि हमारी नंबर ऑफ टीम्स जो है उसको वो 15 है, एग्जाम्पल के फॉर्म पे 15 है, तो यहां पे 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3। अब इन 3 एक्स्ट्रा टीम्स को कैसे डिवाइड करेंगे, तो पहले 12 के पास आ रहा है, तो 12 के पास 3 टीम्स सारे राउंड्स में डाल दी। फिर जो बची हुई 3 टीम्स हैं उनको एक को फर्स्ट राउंड में, एक को सेकंड राउंड में और एक को थर्ड राउंड में हम ऐड कर देंगे। और इस तरीके से हम करेंगे डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर्स के फॉर्म में उसको डिवाइड कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ इस एग्जांपल को हम लेते हैं और 19 टीम्स के फिक्सचर पे आते हैं कि 19 टीम्स के फिक्सचर हम कैसे बनाएंगे और कैसे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए, सबसे पहले यहां पे लिख लिया हमने नंबर ऑफ मैचेस, जो सबसे आसान है, which is equals to 19 minus 1 that is equals to 18। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होने वाले हैं, 18 होने वाले हैं, राइट। इसके बाद लिख ले नंबर ऑफ टीम्स इन, या इससे पहले लिख लें हम नंबर ऑफ राउंड्स। तो अगर 19 टीम है तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32। सो 2 की पावर 5 नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो गए, सो नंबर ऑफ राउंड्स हो गए 5 राउंड्स, क्योंकि 2 की पावर 5 इज 32। 19 के बाद नेक्स्ट 2 की पावर 5 जो है वो 32 है, राइट। इसके बाद अगर हमको यहां से निकालना है नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, सो अपर हाफ में नंबर ऑफ टीम्स कितनी हो जाएंगी, सो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 दैट इज इक्वल्स टू टोटल 19 टीम्स है, 19 + 1 20/2 करेंगे तो ये 10 टीम्स के बराबर आ गया। बेसिकली याद रखना अपर हाफ में एक ज्यादा टीम आएगी, लोअर हाफ में कम टीम आएगी। तो 19 टीम है, 19 को 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड होगा नहीं। नियरेस्ट पॉसिबल इवन नंबर क्या होगा, 20 से 2 को डिवाइड करो, 10 आया, तो 10 आ गई पहले वाले में और 9 आ गई नीचे वाले में। सो नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ दिस इज इक्वल्स टू n-1/2 दैट इज इक्वल्स टू टोटल यहां पे 9 टीम्स आ गए, ठीक। अब इसके बाद हम यहां से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बाइज, जैसे हमने पहले निकाला था। तो नंबर ऑफ बाइज कितने हो जाएंगे भाई, सो 2 की पावर 5 आ रहा था विच इज 32 जो नियरेस्ट आ रहा था, माइनस 19 करेंगे तो नंबर ऑफ बाइज यहां से कितने आ गए, सो नंबर ऑफ बाइज आ गए यहां से 13, ठीक। अब अपने को क्या करना है, इनको क्वार्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अपर हाफ लोअर हाफ तो हमने निकाल ही लिया, अब यहां से हम निकाल लेते हैं क्वार्टर्स में कितने कितने आएंगे। सो नंबर ऑफ टीम्स इन फर्स्ट क्वार्टर, इन सेकेंड क्वार्टर, इन थर्ड क्वार्टर एंड इन फोर्थ क्वार्टर, ठीक। तो 19 नंबर ऑफ टीम्स है, इनको 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमारा रिमाइंडर यहां से आएगा 4 4 16, 4 4 16, रिमाइंडर आएगा 3 के बराबर। अब 4 टाइम्स 16 मतलब क्वेश्चन 4 के बराबर आ रहा है। अगर क्वेश्चन 4 के बराबर आ रहा है मतलब नंबर इन द फर्स्ट क्वार्टर कितने हो जाएंगे, सब में 4 4 4 4 टीम्स लिख दी आपने। इसके बाद जितना रिमाइंडर आया, 3 टीम्स जो रिमाइंडर के फॉर्म में आई उसको हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे फर्स्ट क्वार्टर में। तो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर में 1, फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में 1, थर्ड क्वार्टर में 1। तो नंबर ऑफ टीम्स इन फर्स्ट क्वार्टर टोटल कितनी निकल के आ गई, ये टोटल निकल के आ गई 5, ये भी आ गया 5, ये भी आ गया 5 और लास्ट क्वार्टर में कितनी आ गई, टोटल टीम्स आ गई 4 के बराबर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अब यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बायज इन द फर्स्ट अपर हाफ एंड नंबर ऑफ बायज इन द लोअर हाफ। तो टोटल बायज कितने हैं यहां पे भाई, सो टोटल नंबर ऑफ बायज यहां से हमने निकाले थे 13, 13 को +1 करो कितना हो गया 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 करो कितना हो गया 7,
तो 7 जो है वो ज्यादा है। अगर 7 और 6 दो नंबर्स में आएंगे तो 6 वाला जो नंबर कम है वो अपर हाफ में आ जाएगा, तो नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ कितने आ जाएंगे? सो इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं साइड में, ठीक है, इसको यहां पे लिख दे रहा हूं। सो नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, ये किसके बराबर आ जाएंगे? ये बराबर आ जाएंगे नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। अब देखो यहां पे जब अपर हाफ निकालते तो प्लस होता है, वहां पे माइनस हो जाता है, तो ये हो जाता है NB माइनस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 6 एंड नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ will be equal to NB plus 1/2 that is equals to 7। तो 7 बाइज हो गए जो लोअर हाफ में आएंगे और 6 बाइज हो गए जो अपर हाफ में आएंगे। अब इतनी कहानी लिखने के बाद बनाते हैं फिक्सचर। समझने में दिक्कत आ रही हो आराम आराम से देखिएगा, स्लो कर करके देखिएगा, एक बार समझ जाओगे तो समझ ही जाओगे, ठीक है। अब आते हैं फिक्सचर्स बनाने पे, तो फिक्सचर्स बनाने पे आते हैं। चलिए भाई, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे अपने फिक्सचर्स को बनाएंगे। तो फिक्सचर्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, 1 से लेकर 19 तक सारी टीम्स के नाम लिख लिए, नंबर्स लिख लिए। 5 राउंड होने वाले हैं तो हमने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड लिख लिया। अपर हाफ में 10 टीम्स आ रही थी तो अपर हाफ के ऊपर हमने इस तरीके से लाइन बनाया, यहां लिख लिया अपर हाफ, यहां लिख लिया लोअर हाफ। लोअर हाफ में 9 टीम्स आ रही थी, इस तरीके से डिवाइड कर लिया, राइट। अब इसके बाद हमको क्वार्टर्स के फॉर्म में भी डिवाइड करना है। तो पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में 5-5 टीम्स आ रही थी, बाकी सारे क्वार्टर्स में, लास्ट वाले क्वार्टर में कितनी टीम आ रही थी? सिर्फ लास्ट वाले क्वार्टर में ही आ रही हैं 4 टीम, बाकी सब में 5-5 टीम्स आ रही हैं। तो हम इसको क्वार्टर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट 5 टीम्स ये हो गया हमारा क्वार्टर 1 Q1, फिर ये वाला नेक्स्ट 10 का हो गया क्वार्टर 2, 1 2 3 4 5 15 तक हो गया हमारा क्वार्टर 3 और क्वार्टर 3, और नेक्स्ट वाला 4 टीम्स जो है ये हो गए हमारे क्वार्टर 4 में। तो हमने 4 क्वार्टर्स में इसको डिवाइड कर लिया, राइट। अपर हाफ में नंबर ऑफ बाइज कितने आ रहे थे? सो अपर हाफ में नंबर ऑफ बाइज आ रहे थे, नंबर ऑफ बाइज आ रहे थे 6 और लोअर हाफ में नंबर ऑफ बाइज आ रहे थे 7। अब जब हमने अपर हाफ में भी नंबर ऑफ बाइज निकाले, लोअर हाफ में भी नंबर ऑफ बाइज निकाले, इसके बाद हमको यह भी निकालना पड़ेगा कि पहले क्वार्टर में कितने बाय होंगे, दूसरे क्वार्टर में कितने बाय होंगे, तीसरे और चौथे क्वार्टर्स में भी कितने कितने बायज होंगे। तो यह भी हमको लिखना पड़ेगा। तो वहां पे मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं। सो हमने यहां पे लिखा नंबर ऑफ बायज इन क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। तो अपर हाफ में कितने टोटल नंबर ऑफ बाइज थे? 6। तो 6 को हम क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड कर लेंगे 3-3 में। सो क्वार्टर 1 में 3 बाय, क्वार्टर 2 में 3 बाय, ठीक। दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर। नाउ नेक्स्ट लोअर क्वार्टर में, लोअर हाफ में कितने बाइज थे? टोटल 7 बाइज थे। तो जो टोटल 7 बाइज थे उनको हमने डिवाइड कर लिया एज 4 एंड 3, या फिर हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं एज 3 एंड 4। सो 3 एंड 4 के फॉर्म में डिवाइड किया तो टोटल क्वार्टर्स कितने आ गए? 7 आ गए। छोटे नंबर को ऊपर रखिए, बड़े नंबर को नीचे रखिए, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पे हमको समझ में आ गया। अब हमको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले फिक्सचर बनाने से पहले हमको देने होंगे नंबर ऑफ बाइज। अब नंबर ऑफ बाइज कैसे देंगे यहां पे भाई? सो नंबर ऑफ बाइज देने के लिए सबसे पहले क्वार्टर 1 में कितने बाइज देने हैं हमको? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे नीचे से शुरू करते थे, फर्स्ट बाय देते थे। किसको? फर्स्ट बाय देते थे यहां नीचे, तो ये हमने दे दिया फर्स्ट बाय, ठीक। सो फर्स्ट बाय से फर्स्ट राउंड नहीं करेगा, डायरेक्ट सेकंड राउंड में 19 टीम आएगी। उसके बाद ये वाला सेकंड बाय, ठीक। फिर उसके बाद अब देखो हर क्वार्टर के हिसाब से हमको बायस डिवाइड करने हैं, राइट। तो सबसे पहले पहले क्वार्टर में 3 बाय, तो पहले क्वार्टर में क्या करो, सबसे पहले वाली जो 3 टीम्स हैं उनको 3 बाय दे दो। इसको भी बाय दिया, इसको भी बाय दिया, ठीक। उसके बाद सबसे नीचे क्वार्टर में आ जाओ। नीचे क्वार्टर में 4 बायस देने हैं, नीचे क्वार्टर में 4 ही टीम्स हैं, तो इन चारों को बाय मिल गया, बाय बाय एंड बाय, ठीक। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में 3 टीम्स को बायस मिलने हैं, तो सेकेंड क्वार्टर में 3 टीम्स को हम जब बाय देंगे तो किसको किसको देंगे? सो यहां पे जो लास्ट की 3 टीम्स हैं इनको हम बाय दे देंगे। सो लास्ट की 3 टीम्स को हमने यहां से बाय दे दिया। अब बात करें अगर लोअर थर्ड क्वार्टर की, तो थर्ड क्वार्टर में 3 बायस जाने हैं, तो थर्ड क्वार्टर में हम ऊपर वाली 3 टीम्स को बायस दे देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वही चीज है जैसे हमने अभी इससे पहले नॉर्मली 11 टीमों में 22 दे रखे थे, वैसे ही हमने 22 यहां पे दे दिए हैं, राइट। अब 22 देने के बाद आपको फिक्सचर्स बनाने में हो जाएगी इजी, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो जो टीम्स फर्स्ट राउंड में खेल रही हैं उनके मैचेस कराएं। 4 और 5 का मैच हुआ, लेट्स से 4 जीता। 6 और 7 का मैच हुआ, लेट्स से 6 जीता। एंड 14 और 15 का मैच हुआ, लेट्स से 14 जीता।
अब क्या करिए, बाय और जीतने वाली टीम्स का करा दीजिए। तो इन दोनों का हमने सबसे पहले टूर्नामेंट कराया, इनमें से लेट्स से 1 जीता, ठीक। इन दोनों का टूर्नामेंट कराया, इनमें से 4 जीता, इन दोनों का कराया, इनमें से 6 जीता, इन दोनों का कराया, लेट्स से 9 जीता, इन दोनों में लेट्स से 11 जीता, इन दोनों में लेट्स से 14 जीता, इन दोनों में लेट्स से 16th जीता और इन दोनों में लेट्स से 19th जीता। तो इस तरीके से कर लिया। अब नेक्स्ट राउंड फिर से इन दोनों का कराएंगे, लेट्स से 4 जीता, इन दोनों का कराया, 6 जीता, इन दोनों का कराया, 11 जीता, इन दोनों का कराया, 16 जीता, फिर इन दोनों का कराया, लेट्स से 4 जीता, इन दोनों का कराया, लेट्स से 16 जीता, लास्ट में इन दोनों का कराया, लेट्स से 4 जीत गया। सो 4 हो गया हमारा विनर, जो हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट का विनर है। सो इस तरीके से हम बेसिकली क्वार्टर्स के फॉर्म में भी भरेंगे। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपने ये एग्जाम्पल समझ लिया तो इसके बाद आपको कोई टेंशन परेशानी की बात नहीं है। अगर नॉकआउट टूर्नामेंट बनाने के लिए आ गया कि फिक्सचर बनाओ, तो ये फिक्सचर आप आराम से बना लोगे। अब ये देखो, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा सीखने वाला, समझने वाली चीज है। बाकी तो सब थ्योरी है, कहानी है, वो तो आप लिख ही लोगे। ये चीज समझने वाली है, ठीक। सो अगेन प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है कंसोलेशन टूर्नामेंट। सो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट में क्या होता है भाई? सो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट में बेसिकली इन नॉकआउट टूर्नामेंट द टीम वंस डिफीटेड इज एलिमिनेटेड। जो एक बार हार गया वो बाहर हो गया। और इट कैन बी सेड दैट सच टीम डज नॉट गेट सेकंड अपॉर्चुनिटी टू प्ले आफ्टर लूजिंग अ मैच। इन नॉकआउट टूर्नामेंट अ गुड टीम कैन बी एलिमिनेटेड इफ बाय चांस इट प्लेज विद अनदर गुड टीम इन द फर्स्ट राउंड। सो बहुत बार ऐसा हुआ न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड कप में, बहुत बार ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वर्ल्ड कप का, वो बहुत बार ऐसा हो गया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो गया और पहले के 1-2 राउंड्स में ही बाहर हो गया एंड एज अ रिजल्ट बाकी टीम्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आगे बढ़ने के लिए। तो शुरुआत में ही नॉकआउट में अगर 2 धुरंधर टीमों का मुकाबला हो गया, 2 बहुत अच्छे दावेदार फॉर द कप, फॉर द विनर, अगर उसमें आपस में कंपटीशन हो गया तो दोबारा से चांस नहीं मिलता किसी भी टीम को वापस आने का। तो इन दैट केस अगर कभी ऐसा होता है तो किसी किसी स्पोर्ट्स में हम क्या करते हैं, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट कराते हैं। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट का मतलब है जो टीम्स नॉकआउट बाहर हो गई उन टीम्स के बीच में आपस में कंपटीशन करते हैं, आपस में फिर से एक टूर्नामेंट रखते हैं, फिर से सेम वही फिक्चर्स बनाते हैं, उनके मैचेस कराते हैं और उनमें से देखते हैं कि नॉकआउट में जो बाहर हो गए उनमें से बेस्ट टीम कौन सी है। मतलब बेसिकली वहां से हम रनर अप्स कॉन्सोलेशन टीम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये इसका बेसिकली टूर्नामेंट का पूरा ऑब्जेक्टिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, समझना आपके लिए जरूरी है। सो first type, in this type of consolation tournament each team gets 2 opportunities to play the matches. Second type, in this type of consolation tournament the teams defeated in all the rounds are given an additional opportunity to take part in competition. So 2 टाइप के consolation tournaments होते हैं। कौन कौन से टाइप के consolation tournament होता है? तो इसमें first type आता है और second type आता है consolation में। first type क्या होता है? So in this type of consolation tournament each teams gets 2 opportunities to play the matches. तो इसमें हर टीम को 2-2 अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर से मैच खेलने की। और जो सेकेंड टाइप का आता है इसमें in this type of consolation the teams defeated in all rounds are given an additional opportunity to take part in competition. तो जो सारे राउंड्स में हारा है उसको यहां पे मौका मिलता है कंपटीशन में पार्ट लेने का। Whereas first type में क्या होता है, each team gets 2 opportunities to play the matches. The teams which are defeated in first round get the opportunity to play in this type of tournament. तो यहां पे जो फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया वो फर्स्ट वाले टाइप में आता है। सेकेंड वाले टाइप में किसी भी राउंड में जो बाहर हुए उनको कंसोलेशन टूर्नामेंट खिलाया जाता है। तो ये 2 टाइप के कंसोलेशन टूर्नामेंट होते हैं। फर्स्ट टाइप में वो जो फर्स्ट राउंड में बाहर हुए उनके लिए दोबारा से मैचेस कराए जा रहे हैं। सेकेंड टाइप का जो होता है वो किसी भी राउंड में बाहर हुए तो उनके बीच में भी मैचेस कराए जा रहे हैं। अब कंसोलेशन के भी फिक्सचर्स आपकी बुक में तो दिए हैं, कोर्स में तो है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़िए और इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, सीडिंग मेथड पे इसके बाद आते हैं। सो सीडिंग मेथड में क्या होता है भाई? सो सीडिंग मेथड में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऐसा हो जाए कि 2 दिग्गज प्लेयर्स, 2 दिग्गज टीम, विनर टीम्स शुरुआत में ही आपस में भिड़ जाएं तो उससे क्या होता है, कंपटीशन का जो लेवल होता है वो कमजोर हो जाता है और हो सकता है लास्ट में जाते जाते 2 कमजोर टीम्स का फाइनल मैच हो जाए जिसको देखने में किसी को मजा ही ना आए। तो इन दिस केस हम क्या करते हैं, सीडिंग करते हैं। सीडिंग करते हैं मतलब जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं उनको कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पे रखा जाता है ताकि हमारी स्ट्रॉन्ग टीम्स जो हैं वो आखिरी तक जाए। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है या कौन सी टीम वीक है? तो वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ उनके पुराने हिस्ट्री,
उनके जो मैचेस हैं, उनके जो स्टार्ट्स हैं पिछले मैचेस में, उनके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि किस टीम को सीड किया जाएगा, किस टीम को पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स किया जाएगा। जनरली द नंबर ऑफ टीम्स टू बी सीडेड आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n के फॉर्म में होती है, यानी या तो 4 टीम्स होंगी, या 2 टीम्स होंगी, या 8 टीम्स होंगी, या 16 टीम्स होंगी, या 32 टीम्स होंगी जिनको सीड किया जाएगा। 2 की पावर में ही टीम्स होती हैं जिनको सीड किया जाता है। सीड किया जाता है मतलब पर्टिकुलर पोजीशंस पे फिक्स किया जाता है ताकि वो टीम्स आगे खेले और गेम का लेवल और ऊपर कर दे। अब फिक्सचर्स जो बनते हैं वो सीडिंग के थ्रू भी बनते हैं। कैसे सीडिंग के थ्रू बनते हैं इस पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि सीडिंग के समय कैसे फिक्सचर्स बनाने हैं। सो नाउ लेट्स कम टू अ क्वेश्चन जिससे हम ये समझें कि सीडिंग मेथड के थ्रू किस तरीके से फिक्सचर्स बनाए जाते हैं। सो ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 11 टीम्स आउट ऑफ विच 4 आर सीडेड। तो जो सीडेड टीम्स होती हैं वो हमेशा 2 की पावर समथिंग के फॉर्म में होंगी। 2 की पावर 2 दैट इज 4, 2 की पावर 3 दैट इज 8, 2 की पावर 4 दैट इज 16। इस तरीके से सीडेड टीम्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी होंगी। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मैचेस। वही सारी चीजें जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में की थी। सो नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे n-1, 11-1 दैट इज 10 मैचेस हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद नंबर ऑफ राउंड्स की अगर बात करें, सो नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे 2 की पावर 4 दैट इज 16, क्योंकि 16 11 के बाद आता है तो 4 राउंड्स हो जाएंगे यहां से। ठीक, देन नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 11। 11 को 2 से डिवाइड करो 5.5, 5.5 का ज्यादा वाला नंबर अपर हाफ में दैट इज 6 और लोअर हाफ में कितना हो जाएगा दैट इज 5। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला लिख दोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। n+1/2 n-1/2। ठीक, इसके बाद निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बाइज। सो नंबर ऑफ बाइज यहां से कितने हो जाएंगे, सो 16 - 11 दैट इज इक्वल्स टू 5। सो नंबर ऑफ बाइज यहां से कितने हो गए 5। ठीक, उसके बाद हमको क्या निकालना है भाई, और क्या बचा, नंबर ऑफ बाइज निकाल लिए, फिक्सचर ड्रॉ करना है 11 टीम्स का, 4 राउंड हो गए, ये हो गए। ठीक भाई, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। अब इसका फिक्सचर बना लेते हैं। सो फिक्सचर बनाने के लिए हमने सबसे पहले टीम्स लिख ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टीम्स हमको दी हैं। ठीक, अब यहाँ पे राउंड्स लिख लिए। सो दिस इज लेट्स से फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फाइनल इज दी फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड लिख दिया। अब यहाँ पे कैसे सीड्स करनी है, कैसे सीडिंग करनी है और कैसे बाइस देने, तो जैसे हम लोग बाइस देते हैं ना वैसे ही सेम तरीके से हम सीडिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपर हाफ लोअर हाफ में इसको डिवाइड किया। सो अपर हाफ और लोअर हाफ में हमारे पास 11 टीम थी, तो 11 में नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ 6 हो गई। 6 के बाद हमने लाइन खींच दी, ये हो गया हमारा अपर हाफ, ये हो गया हमारा लोअर हाफ। ठीक, तो सबसे पहले किसको देते हैं, सबसे पहले हम नीचे वाले को देते हैं 11th वाली टीम को। सो 11th वाली टीम को हमने दे दिया बाय सीडिंग लिख दिया। ठीक है, ये आ गया सेकेंड राउंड में। फिर सबसे ऊपर वाली टीम को बाय सीडिंग लिख दिया। ठीक, उसके बाद सेकेंड वाले जो लोअर हाफ है उसकी फर्स्ट टीम बाय सीडिंग लिख दिया। कितनी सीड हो गई 1 2 3। फिर ये वाली बाय सीडिंग लिख दिया, 4 हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट वाली, अब टोटल 4 टीम को सीड करना था तो जितने भी बाय वाली टीम है उनको सीड कर दिया। नेक्स्ट लास्ट वाली जो टीम है उसको भी हमने यहां से सीड करके डायरेक्ट सेकेंड राउंड में उतार दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक, अब यहाँ पे फिक्सचर को आगे प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर फिक्सचर को आगे प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई, तो सबसे पहले हमने इन दोनों के बीच में मैच करा दिया, लेट्स से 2 जीती, इन दोनों के बीच में मैच करा दिया, लेट्स से 4 जीता, इन दोनों के बीच में मैच करा दिया, लेट्स से 8 जीता। ठीक, इसके बाद हम सेकेंड राउंड पे आ जाएंगे। सेकेंड राउंड में जो ये बाय वाली टीम है और ये जो दूसरी वाली टीम है इसको जिताया, तो लेट्स से बाय वाली टीम 1 वाली जीत गई। ठीक, उसके बाद 4 और इसको किया, 4 वाली जीत गई, इन दोनों को किया 8 जीत गई, इन दोनों को किया 10 जीत गई, इन दोनों को किया 1 जीत गई, इन दोनों को किया 8 जीत गई, इन दोनों का मैच कराया और 1 जीत गई। सो 1 इज द फाइनल विनर। इस तरीके से हमको सीडिंग भी कर लेंगे और इस तरीके से हम बायस भी लगा देंगे। सो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बस आपको एक बार समझना है और उसके बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द लीग टूर्नामेंट पे आते हैं। सो इसके बाद बात करेंगे हम लोग लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की। वैसे इससे पहले एक और चीज आती है, स्पेशल सीडिंग भी आती है जिसमें हम लोग टीम्स को डायरेक्टली
क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में उतार देते हैं, तो वो टीम्स जो बहुत मजबूत हैं उनको हम लोग डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में भी उतार देते हैं। उसका फिक्सचर नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। देखना चाहते हो तो एक बार बुक में देख लेना। बस डायरेक्ट जैसे यहाँ पे हमने सीडिंग करके उसको फर्स्ट राउंड में उतारा है ना टीम को, वो फर्स्ट राउंड में ना उतार के हम डायरेक्टली थर्ड राउंड में, क्वार्टर फाइनल राउंड में टीम्स को सीड कर देंगे, सेम टू सेम ऐसे ही जैसे ये हुआ है वैसे ही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इसको बर्गर लीग भी बोला जाता है, या इसको हम लोग क्योंकि ये राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोला जाता है। मिस्टर बर्गर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इमेजिन अबाउट दिस लीग टूर्नामेंट एंड ओइंग टू दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्गर सिस्टम। इसलिए मिस्टर बर्गर ने इसको दिया था, तो इसी को बर्गर सिस्टम भी बोलते हैं। तो लीग आ जाए या बर्गर सिस्टम आ जाए या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट आ जाए, मतलब तीनों का एक ही है, इट इज लीग राउंड या लीग टूर्नामेंट। सो लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, हर टीम को हर टीम के साथ खेलने का मौका मिलता है। जैसे नॉकआउट में हर टीम के साथ नहीं खेल रही है, जो हारता जा रहा है वो बाहर निकलता जा रहा है। लीग टूर्नामेंट में एवरी टीम गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद द अदर रेस्ट ऑफ द टीम्स। तो अगर टोटल 5 टीम है तो हर टीम के साथ मैच खेलेगी। दैट इज हाउ लीग्स आर कंडक्टेड। अब इसमें भी 2 तरीके के लीग टूर्नामेंट होता है, एक सिंगल लीग टूर्नामेंट और एक डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में जो टीम्स होती हैं वो हर टीम के साथ एक बार खेलेंगी, और डबल लीग टूर्नामेंट में हर टीम के साथ 2 बार खेलेंगी। सो इसमें नंबर ऑफ मैचेस का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मैचेस is given by n into n minus 1 by 2। यहां पे जो फॉर्मूला होता है दैट इज n into n minus 1 जब हम लोग डबल लीग टूर्नामेंट की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टोटल 7 टीम्स हैं तो यहां पे नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे, सो ये हो जाएगा 7 into 6 by 2 दैट इज 21 मैचेस होंगे। यहां पे अगर हम बात करें 7 टीम्स हैं तो कितने मैचेस होंगे, सो 7 into 6 दैट इज इक्वल्स टू 42 यहां पे मैचेस होंगे। तो वही डबल मैचेस यहां पे हो जाएंगे, यहां पे सिंगल मैचेस होंगे, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट। अब इसके पॉजिटिव्स भी हैं, मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है। सबसे पहले मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। मेरिट्स क्या है, तो मेरिट्स ये है कि ओनली स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग टीम गेट्स विक्ट्री इन द टूर्नामेंट। तो जो डिजर्विंग टीम है, जो स्ट्रॉन्ग टीम है, वही सबको हरा के आगे निकलेगी। तो यहां पे कोई लक बाई चांस नहीं जीत सकता, यहां पे मेहनत से ही जीतेंगे, राइट। एवरी टीम गेट्स फुल अपॉर्चुनिटी टू शो इट्स एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस। तो लक खत्म हो जाता है, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी जो बेसिकली एफिशिएंसी है वो दिखाती है। Sports and games can be made more popular through league tournament owing to maximum number of matches, क्योंकि मैचेस बढ़ जाते हैं तो यहां से लोगों का इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप होगा इस पर्टिकुलर लीग्स में। In such type of tournament, the sports officials do not face any difficulty while selecting or determining the appropriate players or team. They have enough time to watch the efficiency and performance of a player. तो यहाँ पे कोचेस के लिए भी इजी हो जाता है, सिलेक्टर्स के लिए भी इजी होता है अच्छे प्लेयर्स को सर्च करना, उनको टीम में रखना, उनको आगे ट्रेन करना, और ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है चीजों को एनालाइज करने में। आप आराम से एनालाइज कर लेते हो क्योंकि बहुत सारे मैचेस होते हैं, लंबे मैचेस होते हैं, वहां पे आप एनालाइज कर लेते हो, राइट। A team need not wait to win other team for playing a match। तो टीम मतलब एक टीम को दूसरी टीम के लिए ये वेट नहीं करना होगा कि वो जीतेगी तब वो हमारे साथ कंपटीशन करेगी। जैसे बहुत बार वर्ल्ड कप में होता है कि इंडिया कहती है कि भाई पाकिस्तान नीचे वाले राउंड्स में जीत जाए ताकि नेक्स्ट राउंड में आए जहां इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, मजा आए देखने में। ऐसा यहां नहीं होगा। Appropriate opportunities are available to the players to improve their performance। Definitely performance वो बढ़ा सकते हैं, improve कर सकते हैं क्योंकि number of matches ज्यादा हैं। The spectators also get good opportunity to watch the game for many days। जैसे फुटबॉल में लीग्स होती हैं वैसे ही पोर्चुगल में अलग लीग होती है, अमेरिका में अलग लीग होती है, इंग्लैंड में अलग लीग होती है, तो अलग अलग लीग्स होती हैं। वो लीग्स फुटबॉल में इसीलिए होती है ताकि प्लेयर अपना बेस्ट दे पाए, वहां से अच्छे से सिलेक्शन हो पाए और ज्यादा दिनों तक मैचेस चलते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसी के यही डीमेरिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डीमेरिट में क्या हो जाएगा, बहुत सारा समय लगता है। जब बहुत सारा समय लगेगा तो बहुत सारा पैसा भी लगेगा, कॉस्ट ज्यादा है, समय ज्यादा है। Teams come from around the world generally face more problems because such tournament waste their time and money। टीम को बहुत दिनों तक एक पर्टिकुलर जगह पे रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा, वो तो है ही। It requires more arrangement for sports officials and teams। so ज्यादा ऑफिशियल चाहिए होंगे, ज्यादा मैनेजमेंट चाहिए होगा, ये भी एक इसका डीमेरिट है। Most of the teams become psychologically down due to their defeat again and again. In such a situation, these teams become unable to show good performance. That is why the spectators do not get proper recreation। तो बहुत बार ऐसी टीम जो बार बार हारती जा रही लास्ट तक बेचारी
बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाती हैं और कम बैक नहीं कर पाती, और उसके बाद स्पेक्टेटर्स को भी मजा नहीं आता उस तरीके के मैच देखने में जहां पे टीमें हारी ही जा रही हैं। तो वहां पे जो टॉप गेम्स चलते हैं उसमें तो बहुत मजा आता है, लेकिन जो थोड़े नीचे वाले गेम्स चलते हैं, जो टीम नहीं जीत पा रही, अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही, उसके लिए गड़बड़ हो जाता है। तो ये इसके डीमेरिट्स हो गए। ठीक, अब इसके फिक्सचर को बनाने के लिए, लीग टूर्नामेंट्स के फिक्सचर्स को बनाने के लिए 2-3 प्रकार के तरीके हैं, मेथड्स हैं जिससे हम फिक्सचर्स प्रोड्यूस करते हैं टू फॉर लीग टूर्नामेंट। कौन कौन से ये तरीके हैं? तो इसमें सबसे पहला जो तरीका है फिक्सचर्स बनाने का वो है साइक्लिक मेथड, दूसरा जो होता है दैट इज स्टेयरकेस मेथड, और तीसरा जो होता है दैट इज टैब्यूलर मेथड। तो 3 मेथड्स यूज होते हैं, साइक्लिक, स्टेयरकेस एंड टैब्यूलर। पिछले लास्ट 3-4 सालों से अगर आप स्पेसिमेन पेपर उठा के देखें फिजिकल एजुकेशन का, तो स्टेयरकेस मेथड बहुत बार यूज किया गया है। नाउ अगेन, अगर आईएससी सेम पैटर्न रखता है तो स्टेयरकेस के आने की बहुत चांसेस है, लेकिन आईएससी वही खेला खेलता है जैसे मैथ्स में खेला कि पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, तो भाई साइक्लिक भी आ सकता है, तो भाई टैब्यूलर भी आ सकता है। तो ये तीनों मेथड्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और कैसे क्रिएट करते हैं फिक्सचर्स ये जरूर देखना है। ठीक है, सो साइक्लिक मेथड में क्या होता है? बेसिकली साइक्लिक मेथड में 2 तरीके की चीजें होती है। पहले तो ये समझना है, अगर नंबर ऑफ टीम्स इवन है और नंबर ऑफ टीम्स ऑड है, अगर नंबर ऑफ टीम्स इवन है तो जो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं दैट इज गिवन बाय n-1। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर ऑफ टीम्स हैं 8 तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ राउंड्स विल बी इक्वल टू 7। एंड ऑड के केस में अगर नंबर ऑफ टीम्स लेट्स से 9 के बराबर हैं तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे? 9 के बराबर होते हैं। अब साइक्लिक मेथड में होता क्या है? सो जैसा कि नाम से पता चल रहा है साइक्लिक, साइक्लिक मतलब इसमें क्लॉकवाइज टीम्स को घुमाया जाता है, उनकी जो पोजीशंस है उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जाता है। तो साइक्लिक मेथड में आपको ये लिखना है कि ईच टीम प्लेस इज रोटेटेड इन अ क्लॉकवाइज मैनर। अब किस तरीके से साइक्लिक मेथड का यूज करके हम लीग के फिक्सचर्स बनाते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो यहां पे एक एग्जांपल लिया है हमने, ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 6 टीम्स बाय साइक्लिक मेथड। तो 6 टीम्स के हमको फिक्सचर्स बनाने हैं साइक्लिक मेथड से। सो सबसे पहले हम यहां पे क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे इस पर्टिकुलर लीग में, इस पर्टिकुलर साइक्लिक मेथड से। तो सबसे पहले हमने लिख लिया यहां पे नंबर ऑफ मैचेस। सो नंबर ऑफ मैचेस कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहां पे साइक्लिक वाले मेथड में? अगर हम सिंगल टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 6 - 1/2 दैट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए? यहां से 15 मैचेस हो गए टोटल जो यहां पे खेले जाएंगे। अब नंबर ऑफ राउंड्स अगर यहां से कैलकुलेट किया जाए, सो नंबर ऑफ राउंड्स क्योंकि ये इवन है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 6 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो टोटल 5 राउंड्स यहां पे खेले जाएंगे। अब कैसे फिक्स किया जाता है ये समझिए। तो सबसे पहले हमने यहां पे लिख लिया फर्स्ट राउंड, फिर उसके बाद हमने लिख लिया सेकेंड राउंड, फिर उसके बाद हमने लिख लिया थर्ड राउंड, फिर उसके बाद हमने लिख लिया फोर्थ राउंड, और लास्ट में लिख लिया फिफ्थ राउंड। ठीक, अब इन राउंड्स को किस तरीके से हम करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन साइक्लिक में जब इवन नंबर ऑफ हमको टीम्स दी हुई हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 1 वाली टीम है, फर्स्ट टीम है, उसको सबसे पहले फिक्स कर दिया यहां पे, सबसे पहले फिक्स कर दिया यहां पे, फिक्स कर दिया यहां पे, फिक्स कर दिया यहां पे, फिक्स कर दिया यहां पे। ठीक, इसके बाद आप क्या कीजिए, एरोज बना दीजिए, एक एरो नीचे, एक एरो ऐसे, और एक एरो ऊपर, एक एरो नीचे, एक एरो ऐसे, एक एरो ऊपर, फिर एक एरो नीचे, एक एरो ऐसे, एक एरो ऊपर, नीचे, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, लेफ्ट एंड ऊपर। इस तरीके से आपने एरोज ड्रॉ कर दिए। ठीक, इसके बाद हमको क्या करना है, 1 को फिक्स करने के बाद साइक्लिक ऑर्डर में जो टीम्स दी हैं 2 3 4 5 ये सारी टीम्स, इन सारी टीम्स को लिख लेना है। तो 1 को लिखा, उसके बाद लिखा 2 3 4 5 एंड 6, सारी टीम्स आ गई हमारी, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, इसकी जो पोजीशन है 6 की, इसको हम ले जाएंगे यहां पे 2 की जगह, 6 को ले जाएंगे 2 की जगह, तो 6 को ले जाएगा 2 की जगह तो यहां पे 6 आ जाएगा। बाकी 2 को सबको क्लॉकवाइज आगे रोटेट कर दें, मतलब 3 की जगह आ जाएगा 2, 4 की जगह आ जाएगा 3, 5 की जगह आ जाएगा 4, और 6 की जगह आ जाएगा 5। ये हो गया। ठीक, फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 को भेजेंगे 6 की प्लेस पे, सो 5 आ गया 6 की प्लेस पे, 6 चला गया 2 की प्लेस पे, 4 चला गया ऊपर, 3 चला गया यहाँ, 2 चला गया यहाँ। फिर क्या करेंगे, इस 4 को भेजेंगे 5 की पोजीशन पे, तो ये हो गया 4
5 6, 6 के बाद क्या आ रहा है 2 एंड 3, फिर 3 को भेजेंगे 4 की पोजीशन पे, सो ये हो गया 3 4 5 6 2, सॉरी 3 को भेजा 4 की जगह पे, तो 3 आ गया इधर, फिर 4 चला गया नीचे, 4 के बाद 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला गया, 5 इधर आ गया, 6 इधर आ गया और 6 के ऊपर 2 यहां पे आ गया। तो इस तरीके से हमने पूरा फिक्सचर बना लेना है इन केस जब हमारी नंबर ऑफ टीम्स कितनी दी हैं, इवन नंबर ऑफ टीम्स अगर हमको दी है। नाउ व्हाट इज द केस अगर हमको ऑड नंबर ऑफ टीम्स दी जाए, तो उसको भी बताता हूं, पहले इसको यहां पे लिख लीजिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 5 टीम्स ऑन साइक्लिक मेथड, तो यूजिंग साइक्लिक मेथड अगर 5 टीम्स का फिक्सचर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, ऑड नंबर ऑफ टीम्स करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहां पे लिख लिया नंबर ऑफ राउंड्स, तो ऑड नंबर ऑफ केसेस में नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीम, सो 5 नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। फिर नंबर ऑफ मैचेस अगर हम यहां से लिखें, सो नंबर ऑफ मैचेस यहां से कितने हो जाएंगे, सो नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे 5 × 5 - 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 10 मैचेस, 10 हो जाएंगे ना, हाँ 10 मैचेस हो जाएंगे यहां से, ठीक, इतने नंबर ऑफ मैचेस हो गए। अब इसका फिक्सचर कैसे बनाना है, तो फिक्सचर बनाने के लिए देखिए जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ टीम्स होंगी तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने राउंड 1 2 3 4 5 किया था वैसे ही करेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड, 5 राउंड्स होंगे यहाँ पे। अब 5 राउंड में हम क्या करेंगे, एक एरो ऐसे बनाया, एक एरो ऐसे बनाया, एक एरो ऐसे बनाया, फिर एक एरो ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक एरो ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक एरो ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक ऊपर की तरफ बनाया, फिर नीचे दाएं बाएं साएं आएं बाएं साएं ऐसे कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ केसेस में हम सबसे पहले नंबर 1 टीम को फिक्स करते हैं, ऑड नंबर ऑफ केसेस में सबसे पहले हम बाय टीम को फिक्स कर देंगे, बाय मतलब यहां पे ये टीम जिसको सेकेंड राउंड में डायरेक्ट जाने को मिलेगा, और फिर हम यहां पे टीम्स को साइक्लिक ऑर्डर में लगाएंगे। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर में लगाएंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5, फिर सब में बाय को फिक्स कर दीजिए, यहां पे भी बाय को फिक्स कर दिया, यहां पे भी बाय को फिक्स कर दिया, यहां पे भी बाय को फिक्स कर दिया एंड यहां पे भी बाय को फिक्स कर दिया, हर जगह बाय को फिक्स कर दिया। अब बस साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करना है जैसे ऑड नंबर में कर रहे थे। तो इस 5 को 1 की पोजीशन पे ले आइए, ये 5 हो गया, 1 चला जाएगा 2 की पोजीशन पे, 2 चला जाएगा 3 की पोजीशन पे, 3 चला जाएगा 4 की पोजीशन पे, 4 चला गया यहाँ, फिर इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 4 5 1 2 3, फिर 3 को शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 3 4 5 1 एंड 2, ठीक। फिर 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 1। बस इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है और आपके फिक्सचर्स बन जाएंगे। तो चाहे इवन नंबर आए चाहे ऑड नंबर आए, साइक्लिक के केस में, साइक्लिक मेथड में हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। हो सकता है इस बार बोर्ड पेपर पैटर्न चेंज कर दे और आपसे साइक्लिक मेथड पूछ ले, तो आपको साइक्लिक मेथड अच्छे से आना चाहिए। प्लीज नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड, दैट इज स्टेयरकेस मेथड, ठीक है। सो इसके बाद आता है स्टेयर केस मेथड। अब ये स्टेयर केस मेथड भाई सबसे आसान है, सबसे चिंटू है, और इस स्टेयर केस मेथड में 2022 से अगर आप पेपर देखिएगा तो सबसे ज्यादा रिपीट भी हो रहा है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। स्टेयर केस मेथड में क्या होता है, तो स्टेयर केस मेथड में जैसे लैडर होती है, स्टेयर होती है, उसी तरीके से यहाँ पे टीम्स को फिक्स किया जाता है, फिक्सचर बनाया जाता है। ईजीएस्ट तरीका है और इसमें कोई भी नाटक नहीं है, इवन का ऑड का कोई भी किसी को बाय देने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली सारा काम अपने आप हो जाता है। कैसे बनाते हैं स्टेयर केस मेथड को, तो ये हम समझ लेते हैं। सो स्टेयर केस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे लेट्स से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो हैं, अगर हम बोल दें कि लेट्स से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो हैं वो 9 है, ठीक है, 9 टीम्स हैं अगर हमारे पास, या 9 टीम्स भी नहीं और कम कर लो, लेट्स से 5 टीम्स हैं, ठीक है। सो 5 टीम्स अगर हैं हमारे पास, तो स्टेयर केस मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले 1 वाली टीम का कराइए, तो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, ठीक। सो इसको इस तरीके से बनाया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ गए, नीचे आके 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, ठीक है। फिर एक स्टेप नीचे आ गए, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, फिर एक स्टेप नीचे आ गए एंड 4 का 5 के साथ, दैट्स इट। तो देखिए इस तरीके से सीढ़ी नुमा
स्ट्रक्चर बन गया, स्टेयर केस बन गया, सो इसीलिए इसको स्टेयर केस मेथड बोलते हैं। बहुत आसान है, चाहे इवन टीम्स हो चाहे और टीम्स हो, इसी तरीके से आपको बनाना है। पहले 1 का सबके साथ करा दो, फिर 2 का सबके साथ करा दो, 3 का सबके साथ करा दो, 4 का सबके साथ करा दो, 5 का सबके साथ करा दो, दैट्स इट। इसी तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता जाएगा। इसी को स्टेयर केस मेथड कहते हैं, जो लीग फिक्चर्स में यूज होता है। इसके बाद आता है टैब्यूलेशन मेथड। सो टैब्यूलेशन मेथड में कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं। सो इसके बाद आता है टैब्यूलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लीग फिक्चर्स। सो टैब्यूलर मेथड को एक और नाम से जाना जाता है ग्राफ मेथड। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टेबल बनाते हैं। सो जैसे मैट्रिसेस बनाई जाती है ना रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, वैसे यहाँ पे हम लोग कुछ टेबल्स बनाते हैं, कुछ नंबर ऑफ रोज बनाते हैं, कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स बनाते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ बॉक्सेस बनते हैं, और इस टेबल को हम ऊपर लेफ्ट कॉर्नर से लेके नीचे राइट कॉर्नर तक इस तरीके से ऐसे ब्रेक करके डिवाइड कर देते हैं, राइट। और फिर उसके बाद इस टेबल में जो टीम्स हैं उनको हम भरते हैं। अब कैसे भरते हैं, क्या करते हैं, तो इसके लिए आपको ये पर्टिकुलर चीज समझनी पड़ेगी, तो कहानी शॉर्ट हो जाएगी, आसान से समझ में आ जाएगी। सो टैब्यूलर मेथड में ना, अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं तो अलग केस बनता है, ऑड नंबर ऑफ टीम्स हैं तो अलग केस बनता है। इन केस अगर नंबर ऑफ टीम्स इवन है तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हमको बनाने हैं, मतलब जो हमको बॉक्स बनाना है, वो कितने बाई कितने का बनाना है, n+1 बाई n+1 का। जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर होता था ना 3x3, 4x4, 7x7, वैसे नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हो जाएंगे, जो आपकी टेबल बनेगी वो n+1 रोज और n+1 कॉलम्स बनेंगे अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने खेले जाएंगे यहाँ पे, सो अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स है तो नंबर ऑफ राउंड जो खेले जाएंगे वो n के बराबर आएगा, ठीक। यहाँ पे अगर n-1 के बराबर आएगा, ठीक। और ऑड नंबर ऑफ अगर टीम्स हैं तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स किसके बराबर आ जाएंगे, n+2 के बराबर आ जाएंगे। नंबर ऑफ राउंड्स n के बराबर आ जाएगा, और नंबर ऑफ मैचेस दोनों में वही फॉर्मूला n-1/2 जो लीग के लिए हमने पढ़ा है, सिंगल मैच जब होता है तब, ठीक। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसका फिक्चर कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो अगर हमारे पास 6 टीम्स हैं, ड्रॉ फिक्चर ऑफ 6 टीम्स यूजिंग टैब्यूलर मेथड। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मैचेस हमने निकाल लिए, विच इज n-1/2 15 हो गए। नंबर ऑफ बॉक्सेस n+1 7 हो गए, और नंबर ऑफ राउंड्स हो गए 5 के बराबर, ठीक। तो ABCDEF अगर हमने 6 टीम्स ले ली है, नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 हमारे नंबर ऑफ राउंड्स हैं। तो इसके बॉक्स को बनाने के लिए हमने इस तरीके से 7 बॉक्सेस का, 7 रो 7 कॉलम का बना लिया। अब इसको बनाने के बाद हमने यहाँ पे टीम्स को भर दिया, विच इज ABCDEF, देन अगेन ABCDEF, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब हमको नंबर्स भरने हैं। हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं, कितने नंबर ऑफ राउंड्स हैं, हमारे 5 राउंड्स हैं। तो सबसे पहले हमने नंबर्स भर दिए, राउंड्स भर दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4 5 भर दिया, ठीक। अब जिसके नीचे जो स्पेस है उसमें फिर से नंबर्स को भरेंगे। तो 2 के बाद 3 आता है डैश, 3 के बाद 4 आता है, 5 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 6 तो है नहीं, तो 6 के बाद क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। 5 के बाद जो लास्ट वाला, 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। जो लास्ट वाला कॉलम बचता है, इस कॉलम में हम क्या करते हैं, 5 के बाद नीचे फिर से 1 2 3 4 नहीं लिखना शुरू कर देंगे। हम 5 के बाद क्या करेंगे, हम 5 के बाद सबसे पहले इवन नंबर्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे इवन नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं, सो इवन नंबर्स आ रहे हैं 2 और 4। तो हम यहाँ पे लिखा 2 और 4, और उसके बाद ऑड नंबर्स को भरेंगे। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं, 1 और 3। तो यहाँ पे 1 और 3 आ गए। अब नीचे वाले बॉक्सेस में कुछ भी नहीं भरना है, कुछ भी नहीं करना है। अब 5 राउंड्स होने हैं हमारे, ठीक। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड 5th राउंड के जो फिक्चर्स हो जाएंगे वो किस तरीके से हो जाएंगे, सो ये हो जाएंगे बेसिकली फर्स्ट राउंड। अब जहां जहां 1 आ रहा है वो आपके फर्स्ट राउंड हो जाएंगे। तो 1 आ रहा है यहाँ, A वर्सेस B हो जाएगा पहला मैच, A वर्सेस B। फिर 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा C वर्सेस E, C वर्सेस E। फिर कहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है D वर्सेस F, तो D वर्सेस F। सेकेंड राउंड के लिए 2 जहां जहां आ रहा है, सो A वर्सेस C, A वर्सेस C। 2 आ रहा है B वर्सेस F, 2 आ रहा है D वर्सेस E, ठीक। थर्ड राउंड में क्या हो जाएगा, जहां जहां 3 आ रहा है वहां थर्ड राउंड लिख लेंगे। सो A वर्सेस D, A वर्सेस D, फिर B वर्सेस C, B वर्सेस C, और लास्ट में 3 आ रहा है E वर्सेस F, सो E वर्सेस F। सिमिलरली फोर्थ राउंड जहां जहां 4 आ रहा है, सो A वर्सेस E, A वर्सेस E। 4 आ रहा है B वर्सेस D, एंड 4 आ रहा है C वर्सेस F, C वर्सेस F। अब 5 जहां जहां आ रहा है तो 5 के लिए हो जाएगा B वर्सेस E, C वर्सेस D,
देन ए वर्सेस एफ, तो ये 3 5 आ रहे हैं, तो ये 5 के 3 मैचेस हो जाएंगे। इस तरीके से आपको इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए टैब्यूलर मेथड का यूज करके फिक्चर्स बनाना है। तो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फिक्चर बनाने को पूछ लिया जाए, अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, देन विल मूव ऑन टू द ऑड नंबर ऑफ फिक्चर। अगर टीम्स दिए तो उसका फिक्चर कैसे बनेगा उसके बारे में बात करें। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमको टैबुलर मेथड से नंबर ऑफ टीम्स को फिक्चर बनाना है जो ऑड नंबर ऑफ टीम्स है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 7। अगर 7 नंबर ऑफ टीम्स हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ मैचेस हमारे कितने हो जाएंगे? सो नंबर ऑफ मैचेस का वही फॉर्मूला n-1/2 दैट इज इक्वल्स टू 21 मैचेस हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बनेंगे? सो नंबर ऑफ बॉक्सेस इज n+2 दैट इज 7+2 दैट इज 9 बॉक्सेस बनेंगे। और नंबर ऑफ राउंड्स इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल्स टू n, सो नंबर ऑफ राउंड्स यहां पे कितने होंगे? 7 ही होंगे। ठीक, अब इसके लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर 9 है मतलब हमको 9 रोज और 9 कॉलम्स के बॉक्स बनाने पड़ेंगे, जैसे हमने इवन के लिए किया था वैसे ही ऑड के लिए भी करेंगे। तो यहां पे कर लेते हैं भाई। सो हमको नंबर ऑफ बॉक्सेस जो बनाने हैं वो 9 बनाने हैं। इस बॉक्स को हमने थोड़ा सा बड़ा बना लिया। ठीक, आप स्केल और पेंसिल का यूज करना ज़्यादा इजी रहेगा। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो ये 9 हमने बना लिए। अब सिमिलरली हमको 9 कॉलम्स भी बनाने पड़ेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये सारे बना लिए। अब फिर से क्या करना है, इसको बीच से ऊपर से नीचे तक डायगोनल से डिवाइड कर देना है। सो बीच डायगोनल से इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। सो डायगोनल से हमने डिवाइड किया, 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 डिवाइड किया। ये अब ये थोड़ा सा मैंने रफ बनाया है, आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वही टीम्स के नाम लिख देने हैं। सो हमारे पास टोटल 7 टीम्स हैं, तो हमने लिख लिया ABCDEFG। ठीक है, 3 3 6 1 7 टीम्स हो गई। इन टीम्स का नाम वैसे लिख देना है जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था, ABCDEFGH ABCDEFG। कितनी टीम्स हो गई हमारी? 3 3 6 1 7 टीम्स हो गई। अगर एक ब्लॉक यहाँ चला गया है तो हमारे 9 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 तो हैं हमारे। EFG, G आ गया। ठीक, अब G आने के बाद यहाँ पे H नहीं आ रहा है, G तक है। तो ये जो लास्ट वाला बचा है यहाँ पे भी G तक है, H नहीं है। ठीक है, सो ये जो हमारा लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला, इस लास्ट वाले कॉलम में क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये लास्ट वाला कॉलम है इसमें हम लिख देंगे बाय, और यहाँ पे भी जो लास्ट वाला है इसमें हम लिख देंगे बाय। तो इन दोनों में हमने क्या लिख दिया? बाय लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होने हैं? n नंबर ऑफ के बराबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यही हमारे राउंड्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, यही हमारे राउंड्स हैं। इन्हीं राउंड्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर वाइज। सो हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4 5, 4 के नीचे 5 6 7, 5 के नीचे 6 7, 7 के बाद फिर से 1, ठीक है 2, फिर 6 के नीचे 7 1 2 3 4। अब 7 के नीचे लास्ट वाले में सेम वही चीज करनी है जैसे हमने लास्ट वाले इवन वाले में किया था। सबसे पहले इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेते हैं, तो 2 4 6, तो ये हो गया 2 4 6। फिर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेते हैं 1 3 5। सो 1 3 5, इसके नीचे जगह नहीं है, अगर जगह होती तो 7वां भी भर देते। ठीक, नीचे वाले बॉक्सेस में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो रहे हैं? 7। तो ये नंबर ऑफ राउंड्स हम लोग कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए यहाँ पे। सो अगर नंबर ऑफ राउंड्स हम लिखें तो फर्स्ट राउंड में कौन कौन सी टीम्स का मैच होगा? सो फर्स्ट राउंड में सबसे पहले 1 कहाँ आ रहा है? तो यहाँ आ रहा है A वर्सेस B होगा, A वर्सेस B। फिर 1 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है C वर्सेस G, C वर्सेस G। फिर 1 आ रहा है D वर्सेस F, D वर्सेस F। फिर 1 आ रहा है देखिए सबसे लास्ट बाय वाले में, तो E को मिल जाएगा बाय, E को मिल जाएगा बाय। तो E को हमने लिख लिया, क्या हो गया? E को मिल गया बाय। फिर 1 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक, इसके बाद सेकेंड राउंड को अगर हम लिखेंगे
तो सेकेंड राउंड में कौन कौन सी टीम्स आ जाएंगी, कौन कौन से मैचेस आ जाएंगे? सो सेकेंड राउंड में जहां जहां 2 लिखा है, ए वर्सेस सी, देन बी को 2 लिखा है, बाय मिल जाएगा। सो बी के लिए हमने लिख दिया डायरेक्ट बाय मिल गया है। फिर 2 आ रहा है डी वर्सेस जी, डी वर्सेस जी। फिर 2 आ रहा है ई वर्सेस एफ, ई वर्सेस एफ। फिर 2 आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। इस तरीके से हमने लिख लिया। तो इसी तरीके से आप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स राउंड, सेवेंथ राउंड, सारे ही राउंड्स के लिए सारी चीजें यहां पे लिख देंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी टेंशन। बस आपको लिखते चले जाना है और इस तरीके से टैब्यूलर मेथड के थ्रू भी आपने सारे फिक्सचर्स बनाना सीख लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट फिक्सचर्स, जो आपके एग्जाम में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार समझ लिया तो काम आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे फिर से बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिसाइडिंग द विनर इन लीग टूर्नामेंट? कैसे हम लीग टूर्नामेंट में विनर को डिसाइड करते हैं? तो देखिए, जो भी मैचेस हो रहे हैं, जो भी विनर जीतेगा उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, जो हारेगा उसको 0 पॉइंट्स मिलेंगे, और इन केस अगर मैच ड्रॉ होता है तो दोनों को इक्वल 1-1 पॉइंट्स मिलेंगे। नाउ इन केस पूरा टूर्नामेंट होता है, पूरी लीग होती है, और लीग के बाद 2 टीम्स के ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो बराबर आते हैं। इन दैट केस हम क्या करेंगे? सो इफ द पॉइंट्स आर इक्वल इन केस ऑफ 2 टीम्स, देयर मैच इज हेल्ड अगेन, दोबारा से मैच कराया जाएगा। मान लीजिए दोबारा से मैच कराने पे फिर से मैच ड्रॉ हो गया, बट इफ इट रिमेन्स अ ड्रॉ, द टीम विच वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस इज डिक्लेयर्ड एज द विनर। तो जो ज्यादा मैच जीता है, कम मैच ड्रॉ हुए हैं या कम मैच हारा है, उसको विनर बनाया जाएगा। इन केस अगर तब भी मैच ड्रॉ रहता है, if the tie remains still, the team who scored maximum number of goals, या क्रिकेट के केस में maximum number of runs, is declared as the winner। जिसने ज्यादा गोल्स मारे या ज्यादा रन बनाए उसको विनर डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद भी अगर ड्रॉ रहता है, a match is held again between these teams, उसके बाद दोबारा से फिर से एक मैच खेला जाता है, जो जीतेगा वो जीत गया। अगर उस केस में मान लीजिए फिर से ड्रॉ हो जाता है, फिर से अगर ड्रॉ हो जाता है, तो लास्ट में फिर हम टॉस करके ये देखते हैं कि कौन सी टीम जीत रही है। तो जो टॉस जीत गया वो गेम जीत गया, राइट। सो ये तरीका है मेथड ऑफ डिसाइडिंग द विनर इन लीग टूर्नामेंट्स। ठीक है, इसको छोड़ के और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे ब्रिटिश मेथड होता है। सो ब्रिटिश मेथड में क्या करते हैं? डिवाइड द टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय द टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। तो लेट्स से अगर 10 मैचेस हुए तो टोटल पॉसिबल पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, या 8 मैचेस हुए हैं तो टोटल पॉसिबल पॉइंट्स कितने हो सकते हैं? 8 2 16। किसी टीम के अगर 14 पॉइंट्स आए हैं तो परसेंटेज निकालेंगे हम 14/16 इंटू 100, दैट इज 87.5। ठीक, मान लो कोई और टीम भी है, तो divide the total points obtained by the total possible points. For example, if there are 8 teams participating in a tournament, a team wins 6 matches and 2 remains draw, the percentage of points will be, इस तरीके से परसेंटेज निकाला जाएगा। इसको कहते हैं ब्रिटिश मेथड। उसके बाद आ जाता है अमेरिकन मेथड। अमेरिकन मेथड में क्या होता है? डिवाइड द नंबर ऑफ गेम्स वॉन बाय द टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड। इफ 8 मैचेस आर प्लेड इन अ टूर्नामेंट, अ टीम विंस 5 मैचेस, तो 5/8 इंटू 100, 62.5 परसेंटेज के बेसिस पे निकालते हैं, और इस परसेंटेज के बेसिस पे जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा आएगी वो विनर होगा उस टूर्नामेंट का। ठीक, तो ये 2 मेथड्स यहां पे हो गए। इसके बाद आती हैं 2 तरीके की एक्टिविटीज, जिसको कहते हैं टूर्नामेंट्स या कॉम्पिटिशंस, जिसको कहते हैं इंट्राम्यूरल्स एंड एक्स्ट्राम्यूरल्स। सो इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्राम्यूरल्स का मतलब क्या होता है? सो इंट्राम्यूरल्स का मतलब होता है, इंट्रा मींस विद इन, murals means boundaries, so within the boundary, so any competition that is held within the boundary is known as intramural. Extra means outside, right, and murals means boundary, so anything that is taking place outside the boundary is known as extramurals. So समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अगर कोई ऐसा कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट है जो आपके स्कूल के अंदर ही बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे हैं वही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही खेल सकते हैं, उसको बोला जाएगा इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन। और अगर कोई ऐसा कंपटीशन है जो बिटवीन द स्कूल्स है, इंटर स्कूल, 2 3 4 स्कूल के पार्टिसिपेंट्स मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो हम उसको कहेंगे एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन या एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट। यही बेसिक डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए।
नाउ ओरिजिन ऑफ इंट्राम्यूरल कहां हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ लेना एक बार, बस रीड कर लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक। नाउ देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल्स व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बिलो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना एक बार। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इंट्राम्यूरल के? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, टू प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू एवरी स्टूडेंट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स is one of the major objective of intramural. Intramural मतलब विद इन द स्कूल कोई कंपटीशन इसलिए रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, अपनी विलिंगनेस से पार्टिसिपेट करें, किसी को फोर्स ना करना पड़े, अपने विल से ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, जिससे उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट आए, और जो भी हमने अभी तक पढ़ा फिजिकल एजुकेशन क्या करना चाहता है, क्या करता है, वो सारी चीजें बच्चों के अंदर इनकलकेट हो जाए, ठीक। दूसरा, टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटीज अमंग स्टूडेंट्स, टू डेवलप तो लीडरशिप क्वालिटीज बच्चों के अंदर डेवलप हो जाए। भाई अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो डेफिनेटली वो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने में काम करता है, राइट। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन आपके मन में आए। टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए बच्चों का। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट डेवलप हो जाए। व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंट्राम्यूरल? सो इंट्राम्यूरल्स के जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक सिद्धांत क्या है इंट्राम्यूरल्स के? So local circumstances while organizing intramurals, the local circumstances should be kept in mind. Here local circumstances means the popular games of the school, availability of playgrounds and playground equipments. So local circumstances को देखते हुए हमको intramurals को प्लान करना है। बच्चे कौन सा ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, किसकी फील्ड है हमारे पास। अब मान लीजिए स्कूल करा रहा है क्रिकेट का मैच, क्रिकेट के लिए जगह ही नहीं है, तो भाई कराओगे कहाँ, राइट। स्कूल चाहता है फुटबॉल खेलना पर बच्चे स्कूल में फुटबॉल खेलते नहीं, वो वॉलीबॉल खेलते हैं, तो इन दैट केस दैट इज द लोकल सर्कमस्टांसेस को देख के आपको इंट्राम्यूरल्स प्लान करने चाहिए। गुड क्वालिटी फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड अदर फैसिलिटीज, अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, तब तो कराने का फायदा, वरना क्या ही फायदा। उससे बच्चे को चोट ना लगे, उससे बच्चे को इंजर ना हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। Along this, prior to the organization of intramural competitions, the related sports equipments must be checked properly. These equipments must be in perfect condition for organizing the intramurals. तो ये सारी चीज होनी चाहिए, ऑफिशियल्स अच्छे होने चाहिए, जो रेफरी आ रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चीटिंग नहीं होना चाहिए, जो सिलेक्शन होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक। Now activities for intramural competition, अब इंट्राम्यूरल कंपटीशन में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज रख सकते हो? तो भाई कोई भी गेम रख सकते हो आप, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, स्विमिंग, एथलेटिक्स, माइनर गेम्स में लाइक शटल रन, खो खो, सर्कल गेम, टैग गेम, रोलर स्केटिंग, वो होती है ना टग ऑफ वॉर, उस तरीके की गेम रख सकते हो। रिदमिक में आप डंबल, मार्चिंग, फोक डांस, ग्रुप डांस, सोलो डांस, जो स्कूल में होता है वही सारी एक्टिविटीज इसमें आती है। क्रिएटिव एक्टिविटीज में पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचिंग, मेकिंग मॉडल्स, कॉम्बैटिव एक्टिविटीज में बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, ये सारी चीजें आ जाती है। ये सारी चीजें इंट्राम्यूरल्स में ही होगी, ठीक। अब एक्स्ट्राम्यूरल्स की बात करते हैं, ठीक। सो एक्स्ट्राम्यूरल्स में क्या होता है? तो एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब होता है एक्स्ट्रा म्यूरल्स, एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड, म्यूरल्स मींस वॉल। सो आउटसाइड द वॉल, वही जो मैंने आपको बताया था कि इंटर स्कूल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको एक्स्ट्राम्यूरल्स कहते हैं। अब नीड क्या होती है? सो नीड ये होती है कि जब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है तो आपको एक अच्छी भावना आती है अपने स्कूल के लिए और अपने स्कूल की टीम को जिताने का मन करता है। सो यू गेट अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू योर स्कूल, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है अपने स्कूल के लिए। जैसे जो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को या जो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं उनके अंदर बिलोंगिंगनेस आती है कंट्री के लिए प्राउड फील करते हैं। वैसे ही जब आप स्कूल्स में एक्स्ट्रा मतलब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन लड़ते हो तो आपको अपने स्कूल के ऊपर प्राउड होता है, आप अपने स्कूल पे गर्वान्वित महसूस करते हो, ठीक। प्लस जो स्कूल्स होते हैं उनको अपने स्पोर्ट्स, अपने प्लेयर्स, अपने कोचेस को रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिलता है। रिप्रेजेंट करने का मतलब दिखाने का, बेसिकली दिखावा करने का कि देखो भाई हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में इतना ध्यान दिया जाता है, हमारा जो स्कूल है वो फुटबॉल में भी नंबर 1 है, क्रिकेट में भी नंबर 1 है, खो खो में भी नंबर 1 है, बैडमिंटन में भी नंबर 1 है। तो उससे क्या होता है, स्कूल की एक रेपुटेशन बढ़ती है, उसकी नाम बढ़ता है, ठीक। फॉर एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी होता है कि आपके जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा अगर वो टूर्नामेंट में खेलने जाएंगे। तो जब आप टूर्नामेंट में खेलने जाते हो, इंटर स्कूल खेलते हो, तो डेफिनेटली आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, आप ज्यादा सीरियसली चीजों को लेते हो एज कंपेयर टू अगर इंट्रा स्कूल ही चल रहा है, आप इंट्रा स्कूल के अंदर ही खेल रहे हो तो ज्यादा सीरियसली नहीं लेते।
प्रोवाइड एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक्स। तो जब आप बाहर खेलने जाते हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है अबाउट स्पोर्ट्स टेक्निक्स, आप अपना गेम और एडवांस करते हो, आप और ज्यादा स्किल्स सीखते हो। For making and implementing the programs of physical education more effective, extramurals are essential for making and implementing the programs of physical education more effective। वही 2 बार लिख दिया है। So physical education के जो programs हैं, जो principles हैं, जो ये चाहता है कि बच्चों के अंदर sportsmanship spirit आए, harmony develop हो, brotherhood वाली feeling आए, ये सारी चीजें भी extramurals के थ्रू develop हो जाती हैं बच्चों के अंदर। Now what are the objectives of extramurals? टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, सबसे पहले स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स का बढ़ाना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। देन टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, तो बाहर निकल के स्टूडेंट्स को और अच्छे प्लेयर्स से खेलने का मौका मिलता है और ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फ्रेटर्निटी, स्पोर्ट्समैनशिप और फ्रेटर्निटी की फीलिंग डेवलप करें बच्चों के अंदर। देन जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल्स, तो जब एक्स्ट्राम्यूरल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सो व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स जिनको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन विलिंगली, सबसे पहले चीज क्या है कि एक्स्ट्राम्यूरल्स में किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए, किसी को भी ये नहीं करना चाहिए कि जाओ 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 तुम भाई पार्टिसिपेट करो, हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करो। बच्चों के अंदर खुद से विल आनी चाहिए एक्स्ट्राम्यूरल्स में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने की, ठीक। तो उनको विलिंगली सारा काम करना है, उनको धक्का नहीं देना है, क्योंकि अगर धक्का देंगे तो वो उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा, वो उसको सीरियसली नहीं लेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए प्रायर टू एवरी कंपटीशन, आज बच्चे को अच्छे से मेडिकली एग्जामिन करो कि उसको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हो सकता है उसको इंजरी हो जाए, उसको कोई दिक्कत आ जाए और वो वहां पे बहुत खतरनाक हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल शुड बी ऑन हॉलीडेज, सो ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशंस या तो एक दिन में होने चाहिए, एक दिन का ही इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होना चाहिए जिसमें सारे मैचेस हो जाए, या हॉलीडेज के दिन होने चाहिए ताकि बाकी बच्चों की जो पढ़ाई है लिखाई है वो भी ना छूटे और ज्यादा से ज्यादा स्पेक्टेटर्स आए मैच को देखने, जिससे मजा आए उसको देखने में, इंजॉय करे पब्लिक। अरेंजमेंट ऑफ इफेक्टिव ऑफिशियल्स, तो फिर वही ऑफिशियल्स अच्छे होने चाहिए, जो रेफरी हैं, जो कोचेस हैं वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे से ट्रेन होने चाहिए, जिस जगह पे खिला रहे हैं वो ग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पोर्ट इक्विपमेंट बहुत अच्छे होने चाहिए। ये सारी वही बेसिक चीजें हैं जो आपने अभी पढ़ी, ठीक। उसके बाद नेम्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल फेडरेशन बॉडीज कंट्रोलिंग द वेरियस टूर्नामेंट कंपटीशन आ जाता है। अब देखो भतेरो टाइप के नाम हैं, ये नाम आपको मैं यहां बोलूंगा उससे कोई फायदा नहीं होगा, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक। जैसे क्रिकेट में आईसीसी होता है, बीसीसीआई होता है, ठीक, रणजी ट्रॉफी होती है, वो भी एक टूर्नामेंट होता है। सो अलग अलग टाइप के टूर्नामेंट अलग अलग टाइप की बॉडीज ऑर्गेनाइज कराती हैं। जैसे फुटबॉल में फीफा होता है, चैंपियनशिप ट्रॉफी होती है, यूरोप की अलग होती है, अमेरिका की अलग होती है। तो अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग बॉडीज हैं जो टूर्नामेंट्स और कॉम्पिटिशन्स कराती हैं। आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, कुछ नहीं करना है, हर तरीके के 3-3, 4-4 ये आप याद रख लीजिए फेडरेशंस, बस इसको याद करना है, रटना है और अगले दिन जाके उल्टी कर देनी है, फिर याद रखो ना रखो कोई बात नहीं, बस इनके नाम याद होने चाहिए। इनके बारे में बहुत सारी चीजें आपसे पूछी नहीं जाएगी, इनके ऐसे लिखने को नहीं आएंगे, बस इनके नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो ये अलग अलग नाम है, ये पूरी पीपीटी में हमने दिए हुए हैं कि अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग कौन से नाम है। तो ये पीपीटी आप डाउनलोड कर लीजिएगा माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, ठीक, वहां से सारे चले जाएंगे। नाउ एक लास्ट टॉपिक जो इसमें बचता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड एमेच्योर प्लेयर। सो प्रोफेशनल और एमेच्योर में क्या फर्क होता है? जैसे एक वो आता है ना, एक मीम आया था कि तुम तो हैवी ड्राइवर निकले बेटे, आई बेटे मौज कर दी हैवी ड्राइवर। तो हैवी ड्राइवर जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, जो नॉर्मल ड्राइवर्स होते हैं वो एमेच्योर होते हैं। एमेच्योर का मतलब है वो प्लेयर्स जो बिना पैसे के खेले, मतलब वो पैसे के लिए नहीं खेलते, वो बस इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनको स्पोर्ट्स से प्यार है, उनको मजा आता है स्पोर्ट्स खेलने में। वेयर एज प्रोफेशनल प्लेयर्स वो होते हैं जो पैसे खेलते हैं और अपना प्रोफेशन बनाते हैं स्पोर्ट्स को, उनको स्पोर्ट्स खेलने के लिए पैसे मिलते हैं। जैसे मैकग्रॉगर जो आपके बॉक्सर हैं, राइट, तो वो दुनिया के सबसे बड़े सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले एथलीट हैं, ठीक, सिंगल मैन। तो वो क्या करते हैं, वो बॉक्सिंग करते हैं, वो बॉक्सिंग एमेच्योर लेवल पे नहीं करते, प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं। जब उनकी बॉक्सिंग होती है तो वहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है, राइट। तो जो पैसे के लिए खेले उसको कहते हैं प्रोफेशनल, और जो ऐसे ही टाइम पास के लिए खेले, मजे के लिए खेले, उसको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो उसको कहते हैं एमेच्योर। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड एमेच्योर प्लेयर, ये आपको बता दिए, इतनी कहानी यही सब लिखी हुई है, दैट्स इट। ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है खत्म, खल्लास, फिनिश। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना भाई,
टूर्नामेंट वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं, कुछ फिक्चर्स बनाने को आ रहा है, और ये फिक्चर्स और फॉर्मूले ही थोड़े से टेढ़े हैं, बाकी सब तो फिर वही थ्योरी है। इसके बाद बचा हमारा लास्ट चैप्टर, दैट इज फर्स्ट एड और क्रिकेट और फुटबॉल। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में या लाइव क्लास में कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और हाँ, IMU CET का फॉर्म आ चुका है, भर दो उसको। CUET का फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ी हुई है, उसको भी भर सकते हो, और बाकी बिट साट वाले इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भी भर दो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद।